हाय बच्चों, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखो, वाई टू फियर व्हेन योर हर्ष भैया इज हियर ऑन दिस चैनल, है ना, जस्ट कॉमर्स पे, राइट। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार सबसे पहले क्लास में आओ। क्लास में आते ही अपनी कॉपी पेन निकाल लो और अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि यार बीएसटी में नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि बच्चों, आज आप लोग करने वाले हो बिजनेस इन्वायरमेंट का वन शॉट। इसके पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो प्लीज जाके एक बार देख लेना। चलो बात करते हैं बच्चों अपने थर्ड चैप्टर की, बिजनेस इन्वायरमेंट की। और आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार उसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या आज होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब बताने वाला हूं कि यार ये बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, राइट। उसके बाद आप लोग फीचर्स पढ़ोगे बिजनेस इन्वायरमेंट के, फिर आप लोग इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, फिर आप लोग इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, और इन दोनों के जो अंदर एलिमेंट्स आते हैं, जो कंपोनेंट्स आते हैं, वो आप लोग पढ़ोगे। बेटा इसके अलावा आप लोग एलपीजी पॉलिसी आज पढ़ने वाले हो। ध्यान रखना, एलपीजी पॉलिसी जो है ना बेटा, ये टॉपिक आपका क्लास ट्वेल्थ में नहीं है। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना। देखो, ये टॉपिक क्लास ट्वेल्थ के अंदर नहीं है, परंतु सीयूईटी के अंदर है, राइट। सीयूईटी के अंदर आता है बेटा, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये चीज पढ़ा ही दूं। ये एलपीजी पॉलिसी के टॉपिक आपको अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो एलपीजी पॉलिसी का मतलब एक जो अलग चैप्टर है, वहां पे जाके एलपीजी पॉलिसी को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, राइट। अभी हम लोग सिर्फ एक कह सकते हो कि समराइज फॉर्म में देख लेंगे कि यार एलपीजी पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। फिर हम लोग बच्चों यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि नोटबंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोटबंदी के क्या फीचर्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या इंपैक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी के ऊपर, बात खत्म, राइट। तो आज के क्लास में ये सारे चैप्टर्स, अच्छे ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। तो यार कुर्सी की पेटी बांधे रहना, और सबसे जरूरी बात भैया, क्लास को एंड तक देखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है एग्जाम में अलग अलग टाइम पे पूछे गए हैं, चाहे वो क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम हो और चाहे वो सीयूटी का एग्जाम हो। बेटा यहाँ पे ये फोर क्या लिखा हुआ है, आपको पता है कि मैं आपको हमेशा वेटेज बता देता हूं। तो बेटा ये है आपका वेटेज। बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है, ये आपका 4 नंबर का वेटेज रखता है। अब 4 नंबर में बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक एमसीक्यू आ सकता है, और या तो 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे 4 नंबर कह रहा हूं, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब एग्जैक्टली 4 नंबर का आएगा। देखो, समझ रहे हो, कुछ एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये 5 या 6 नंबर में भी पूछा जाए आपसे। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की केस स्टडीज सीयूईटी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आती ही आती है, हर बार मैंने ये देखा है, हर साल मैंने ये देखा है। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहली बात ये कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो, अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना है ना, मैंने हमेशा बच्चों को यही पढ़ाया है कि अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, और आप लिख के आना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में, तो बेटा इसको क्या करो, इस पूरे वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तरफ है बिजनेस और एक तरफ है इन्वायरमेंट। देखो, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। अब आप कहोगे सर मैं हिंदी में क्यों जा रहा हूं, बता देता हूं, टेंशन मत लो। तो व्यापार और वातावरण की बात हो रही है। सिंपली बेटा, अगर मैं इन्वायरमेंट को देखूं, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे अगल बगल क्या इन्वायरमेंट है, बारिश होती है, धूप होती है ना, ठंड होती है, बरसात होती है, फिर कभी कभी बहुत गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं। ये हमारे अगल बगल का इन्वायरमेंट है। या जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, वो हमारे अगल बगल का इन्वायरमेंट है। आप लोगों ने बचपन में इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस के सब्जेक्ट में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, फ्लोरा फौना, ये अर्थ, इसका एक एटमॉस्फेयर, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। बेटा व्यापार क्या होता है, आपको पता है कि जब हम किसी एक्टिविटी को करते हैं लगातार पैसे कमाने के लिए, तो उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। यहां पे अब आपको दोनों वर्ड्स को मर्ज करना है। एक तरफ है बिजनेस और एक तरफ है बिजनेस का इन्वायरमेंट, यानी कि व्यापार का इन्वायरमेंट। देखो, इंसान का इन्वायरमेंट क्या है, धूप, बारिश, ठंड, है ना, इसके अलावा गर्मी, ये इंसान का इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं बिजनेस के इन्वायरमेंट की बात करूं, तो वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। ध्यान रखना, वो जो टॉपिक है ना बिजनेस का इन्वायरमेंट, वो ये वाला टॉपिक है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहां पे मैं आपको ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा
जो हमारे इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करते हैं। अगर मैं कहूं कि सर इन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो बेटा नोट कर लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो सबसे पहले बेटा फीचर्स बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत पूछा जाता है। और इसके अलावा बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जिसके अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। स्लेप्ट, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इसका निमोनिक है, नोट कर लेना, बाद में भी नोट करा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो मैं क्या बोल रहा हूं यार, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग अपने वन शॉट में कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो बच्चों बिजनेस इन्वॉल्वमेंट समझ में आया, बड़ी सिंपल सी बात है कि यार ऐसी चीजें जब आपस में मिल जाती हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उसे हम लोग बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। अब आप अगर पढ़ के देखोगे तो यही डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। क्या डेफिनेशन है बेटा, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट जो होता है मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। सर ये इन्वायरमेंट हमको इन्फ्लुएंस करता है क्या? अरे भाई बिल्कुल करता है। देखो बारिश या मौसम के कारण ही आपकी फसल उगती है, आप खाना खाते हो। कभी बारिश बहुत कम हो गई, फसल खराब, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो गई, फसल खराब। यानी कि इन्वायरमेंट तो देखो कहीं ना कहीं हम पे अफेक्ट करता ही करता है, राइट, बिल्कुल करता है, कोई टेंशन नहीं है। एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। और बेटा हमारा क्या बारिश के ऊपर कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। तो बेटा बिजनेस का क्या कंट्रोल है इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के ऊपर? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर है, बट वो भी लिमिटेड कंट्रोल है। तो भैया बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट हैज बोथ द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। अब देखो बेटा, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, तो इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारे लिए वो थ्रेट यानी कि खतरा भी बन के आता है, और अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके बन के आता है। सर हमको बात समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं एक फोटो के माध्यम से, समझिएगा। बारिश होती है तो हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, छाता लेके वेट करते हैं रोड पे, राइट। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, देखो बारिश में छाता लेके तो खड़ा ही हुआ है, प्लस छाते बेच रहा है। अब आप बात समझे, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। कि भाई देखो सबसे ज्यादा छाते कहां बिकेंगे, जहां पे तेज बारिश हो रही हो, तो वो बेच रहा है अपना, ठीक है ना, उसका वही बिजनेस है, समझ रहे हो ना। तो इसे कहते हैं बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट के अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना। अब आप लोग जानते हो बेटा कोविड-19 आया था। अब कोविड-19 में हम सबको अचानक से मास्क और सैनिटाइजर की इंपॉर्टेंस का पता लगा, ठीक है। अब देखो ये बंदा क्या कर रहा है, मास्क बेच रहा है खड़े होके। आपने गली मोहल्ले में देखा होगा ना, आपने मास्क बेचने वाले आते हैं या फिर अपनी दुकान लगा के खड़े रहते हैं। अब देखो कोविड-19 के टाइम पे हम सब लोग अपने अपने घर में थे, बट मास्क बेचने वाला मास्क बेच रहा था, पुलिस अलाउ भी कर रही थी, राइट। कहने का मतलब क्या है कि भाई इसने क्या किया, हिंदी में कहते हैं आपदा को अवसर में बदल लिया। तो आपको क्या करना है, आपदा को अवसर में बदलना है, सिंपल। यही फिलॉसफी बेटा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी काम करती है कि यार मुसीबतों से हम घिरे हुए हैं, लेकिन वो एक दरवाजे का मतलब एक दरवाजे के ताले की चाबी हमारे पास है, जो हमको पता है कि हम खोल ले गए तो हमारा काम बन जाएगा। 100 दरवाजे बंद है, बट एक की चाबी हमें पता है कि हाँ यार ये मेरे बस की बात है, मैं इसको खोल दूंगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपदा को अवसर में बदलना है। एंड यस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, बट अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो उन चेंजेस के अंदर भी क्या निकाल के ले आएगा, अपॉर्चुनिटीज निकाल के ले आएगा। और बेटा जो काम नहीं करेगा उसके लिए तो सारी चीजें खतरनाक हैं। तो लाइक राइट, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन योर बिजनेस इन्वायरमेंट। आई होप बच्चों की आपको स्टार्टिंग की बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड यस, आई होप कि आप लोग को स्टार्टिंग की बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यार बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या, और हमारी क्लास की स्टार्टिंग बहुत मतलब फायर तरीके से हो रही होगी, राइट। आगे देखते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं, these factors affect the function of the company and how a company works directly or indirectly। ये जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, ये कंपनी को अफेक्ट करते हैं और कंपनी की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। वो भी डायरेक्टली भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं। कैसे करेंगे अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। सम ऑफ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। तो देखो भैया बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको ये कही कि अगर मान लो मुझे ऑफिस जाना है और बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं ऑफिस जाने में लेट हो गया, राइट, तो मेरी वर्किंग पे इफेक्ट पड़ा। या मैं ऑफिस पहुंचा तो भीगते हुए पहुंचा, मेरी वर्किंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो बस यहां इतनी सी बात कही जा रही है कि ये जो सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट के हैं, फैक्टर्स कौन से हैं मैंने बोला आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ये जो सारे फैक्टर्स हैं बेटा इन्वायरमेंट के, ये हम पे ऐसा इफेक्ट डालते हैं कि हमारी वर्किंग भी इससे इफेक्ट हो जाती है, राइट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई यार, आपदा को अवसर बदलने वाली अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दोनों चीजें यहां पे आती हैं। बेटा इसी में ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपके ज्ञान के लिए बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। बेटा एक एनालिसिस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो, स्वॉट एनालिसिस, राइट।
इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, है ना, मतलब हर कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है ना। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या होता है कि मैं भी बहुत सारे काम के बर्डन में, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे काम के बर्डन में फंस जाता हूं, राइट। अब जब मैं फंस जाता हूं तो मैं सोचता हूं यार पहले ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं। तो जो मेरी प्लानिंग है वो मेरी स्ट्रेंथ है। मैं बहुत प्लानिंग से चलता हूं लाइफ में, राइट। प्लानिंग से चलता हूं और जिसकी वजह से कोशिश करता हूं कि हर एक एस्पेक्ट अपनी लाइफ में बैलेंस करके चल सकूं। ओके, चलो। तो कहने का मतलब है आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। मेरे अंदर पेशेंस बहुत है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस आपको एक बात बता रहा हूं कि ये एग्जांपल है। तो पेशेंस बहुत होना इंसान की एक स्ट्रेंथ है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं डब्ल्यू की बात करता हूं तो बेटा डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, राइट। वीकनेस की आपकी कमजोरियां क्या है, आप किन चीजों में अच्छे नहीं हो, जिन चीजों में आप अच्छे नहीं हो उस पर आप काम कर सकते हो कंपनी के अंदर भी। और बेटा यहाँ पे ओ और टी का मतलब क्या हुआ, ओ और टी का मतलब है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मौके और खतरे, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और अब आते हैं बेटा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। ध्यान से समझना, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है इस वजह से, बिल्कुल भी नहीं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। और इसीलिए एनटीए और सीबीएसई बोर्ड बार बार सीयूटी और क्लास 12 के एग्जाम में इस टॉपिक से बार बार सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होंगे ही होंगे, राइट। तो ध्यान से समझ लेना यार सारी चीजें, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं ऑन दी वेरी सीरियस नोट, कि भैया बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा विद ऑल दी एग्जांपल्स। नंबर 1, बेटा जो ये इन्वायरमेंट है ना, क्या कहूं मैं अगर कि सिर्फ धूप से ही मुझे फर्क पड़ता है, बारिश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे सिर्फ ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट। तो बेटा एक बात समझना कि जब मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूं ना, तो मैं सारे फैक्टर्स की बात करता हूं, सारे फैक्टर्स की बात करता हूं। तो जब मैं सारे फैक्टर्स की बात करता हूं तो मैं उसकी बात टोटैलिटी में करता हूं, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। अच्छा, एक इन्वायरमेंट मेरे घर के बाहर है, जैसे मैंने बोला धूप, पानी, बरसात, ठंडक, ये क्या है मेरे घर के बाहर है। और एक इन्वायरमेंट मेरे घर के अंदर है, राइट। एक इन्वायरमेंट मेरे घर के अंदर है, मेरे घर के लोगों में। अब सोचो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ और मेरे घर में लड़ाई हो रही हो, क्या मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा? सोचो, मेरे फोन पे फोन बज रहे हो और घर पे मार हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा? चलो पढ़ाने की बात छोड़ो, अभी तो आप कहोगे सर आपने माइक लगा रखा है, क्या ही नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक है, क्या ही मतलब फर्क पड़ेगा। चलो मान लो मैं पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे हो और आपके घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या आप मन लगा के पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे बेटा? क्योंकि आपको अपने घर के इंटरनल इन्वायरमेंट से भी फर्क पड़ता है। भूख लगी हो बहुत तेज, पढ़ाई हो पाएगी? 2 टाइम से खाना नहीं खाया हो, सुबह खाना नहीं खाया था, दोपहर में खाना नहीं खाया, शाम को पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। वैसे ही बेटा जब मैं सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को जोड़ देता हूं तब ये बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। और पहला फीचर यही है, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। पढ़ के देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि देखो भैया बिजनेस इन्वायरमेंट है जो वो सम टोटल है। सम टोटल मतलब, सम मतलब ऐड, हम ऐड कर देते हैं सारे of all these factors या forces which are available outside the business। हमारे बिजनेस के बाहर वाले जितने भी फैक्टर्स हैं हम उन सबका टोटल करते हैं तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। बेटा ध्यान से समझना, जो फैक्टर्स बाहर होते हैं ना, हमारी पहुंच के जो फैक्टर्स बाहर होते हैं ना, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या मेरा कंट्रोल बारिश पे है? क्या मेरा कंट्रोल धूप पे है? क्या मेरा कंट्रोल ठंडी पे है? क्या मेरा कंट्रोल बाहर के जानवरों पे है? क्या मेरा कंट्रोल बाहर की वेजिटेशन पे है? एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, राइट। तो वही बोला जा रहा है कि बिजनेस के बाहर जो इन्वायरमेंट है जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन सबको जब हम टोटल कर लेते हैं तो ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स नेचर इज ऑफ टोटैलिटी। और इसीलिए बेटा इसका जो नेचर है वो टोटैलिटी का है। टोटैलिटी का मतलब सबको ऐड करके आपको आगे बढ़ना है। सर ये फैक्टर्स हैं कौन से? मैंने बेटा जस्ट अभी आपको पीछे बताया था, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये 5 फैक्टर्स होते हैं। हम शॉर्ट में इसको स्लेप्ट बोल सकते हैं, निमोनिक मेरा क्रिएट किया हुआ है। आप कुछ और भी नाम देना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने स्लेप्ट नाम रखा हुआ है, राइट। मेरे लिए याद करना स्लेप्ट से इजी हो जाता है। दूसरा बेटा आपका जो फीचर है वो है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बात को ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि यार देखो आपके घर में कोई गाड़ी खड़ी है, बताओ मुझे कौन सी कंपनी की गाड़ी है। हो सकता है टाटा की हो, मारुति की हो, ठीक है ना, हीरो होंडा की हो, बाइक हो, कार हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता।
मान लो Hyundai की हो, किया की हो, या बहुत सारी कंपनीज हैं। तो बेटा जब मैं इन सारी कंपनीज को, इन सारे फर्म्स को देखता हूं, चलो दो का नाम लिखते हैं। जब मैं कहता हूं कि मान लो कि भैया मेरी पूरी इकोनॉमी में एक मारुति है और एक टाटा है, मेरे पूरे इंडिया में गाड़ी बनाने वाली दो कंपनियां हैं, एक है मारुति एक है टाटा। ठीक है, मारुति जो है वो कहती है कि हम टायर लगाएंगे सीएट के, और टाटा जो है वो कहती है कि हम टायर लगाएंगे एमआरएफ के। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। अब बेटा एमआरएफ वालों ने टायर देने के लिए मना कर दिया, तो फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क किस पे पड़ेगा? सर टाटा पे फर्क पड़ेगा। बेटा क्या मारुति पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मारुति के जो सप्लायर हैं टायर के वो सीएट वाले हैं। एमआरएफ वालों से मारुति वालों को कोई मतलब नहीं है। बेटा इन्हें कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, यानी कि वो फैक्टर्स जो किसी एक इंडस्ट्री पे, जो किसी एक फर्म पे इफेक्ट डाले, किसी एक कंपनी पे इफेक्ट डाले, एक कंपनी पे, तो उसे हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। और वो फैक्टर्स जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाल दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरल फोर्सेस कहते हैं। चलो एग्जांपल से बताता हूं। इस पूरी इंडस्ट्री का नाम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल, मोबाइल बोलो, मोबाइल बोलो, जो मर्जी बोलो, तो इस इंडस्ट्री का नाम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। राइट बेटा। अब देखो इन कंपनियों को बहुत खतरा है। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता होगा कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है टेस्ला नाम की, जहां पे ड्राइवर लेस गाड़ियां चलती हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है सुपीरियर क्वालिटी के। टेस्ला इंडिया में इजाजत मिल गई है। अगर टेस्ला इंडिया में अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएगा तो यहां पे वो अपनी गाड़ियों को बेच सकता है, आपको ये बात पता होगी। राइट। अब बेटा इन सारी कंपनियों के लिए टेस्ला क्या एक खतरे की घंटी है? बिल्कुल है भैया। कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट। तो टेस्ला आ गई मार्केट में। सर टेस्ला मार्केट में आ गई तो खतरा किससे है? सर खतरा है टेस्ला की टेक्नोलॉजी से। ये जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं ना बेटा, ये भी हमारे इंडिया में हमारे लोगों के पास नहीं है। टाटा ने, मारुति ने, दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप मुझे सोच के बताओ, आपको कितनी मतलब आपके घर के आसपास कितनी गाड़ियां आज की डेट में आपको ईवी वाली दिख रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली दिख रही हैं? बेटा 1% से भी कम। ठीक है, 1% से भी कम गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली मिलेंगी आपको। बाकी सब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चला रहे हैं। बेटा मैं खुद पेट्रोल की गाड़ी चला रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ईवी गाड़ी लेना नहीं चाहता हूं, बट मेरा कंसर्न ये है कि मान लो मुझे लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर पे जाना है, तो मेरी बैटरी क्या उतनी चलेगी? क्योंकि गाड़ियां क्लेम करती हैं, कंपनियां क्लेम करती हैं कि बैटरी चलेगी 250 किलोमीटर। दिल्ली जाना है तो 2 बार बैटरी फुल करानी पड़ेगी। चार्जिंग स्टेशन कहाँ है पहले ये बताओ? मैं तो गाड़ी लेके रोड पे खड़ा हो जाऊंगा ना, हाईवे पे खड़ा हो जाऊंगा, चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? बात समझ लो, गाड़ी तो ले ली बट चार्ज कहां करूंगा? ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यस, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेटा इनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो आप बात समझ रहे हो? अब ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो यानी कि ये टेक्निकल सिचुएशन है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, राइट। एंड ये दोनों क्या थे बेटा? इनको खतरा था इनके सप्लायर से। सप्लायर कौन था? एमआरएफ। टाटा को खतरा था एमआरएफ से। तो देखो सप्लायर यहां पे लिखा हुआ है, जस्ट एक एग्जांपल दिया है। बात समझने की कोशिश करो। किसी एक फर्म पे अगर इफेक्ट आएगा तो उसे स्पेसिफिक फोर्सेस बोलेंगे। पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट आएगा तो उसे जनरल फोर्सेस बोलेंगे। पढ़ के देख लेते हैं। द फोर्सेस प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम अपने फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज स्पेसिफिक, द सेकंड इज जनरल। दीज फोर्सेस अफेक्ट द फर्म्स। समझ रहे हो? ये एक फर्म को अफेक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, और वो भी सेपरेटली। सेपरेटली एग्जांपल देखो, कस्टमर्स। अब कस्टमर कह रहे हैं कि भैया हमें मारुति की गाड़ियां नहीं खरीदनी, हमें टाटा की खरीदनी है। तो कस्टमर का मन है यार, बात समझ रहे हो? उसको जो खरीदना है खरीदे। सप्लायर, कॉम्पिटिटन, कॉम्पिटिशन, सॉरी कॉम्पिटिशन, और इन्वेस्टर्स। जनरल फोर्सेस की बात करते हैं। बच्चों जनरल फोर्सेस के अंदर दीज फोर्सेस अफेक्ट ऑल दी फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री। ये सबको अफेक्ट कर देते हैं, सारे फर्म को, सारी की सारी इंडस्ट्री को इक्वली अफेक्ट कर देते हैं। कहां लिखा हुआ है सर? ये देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है इक्वली। एग्जांपल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे ही फोर्सेस हैं। मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है कहानी? देखो फीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बार बार आपसे वन शॉट, मुझे पता है कि ये रिकॉर्डिंग है, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं बात समझ में आई या नहीं आई। और बेटा अगर बात समझ में नहीं आई, थोड़ा बैक करिए वीडियो को, दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। राइट। एंड ये सब चीजें नोट करते रहिएगा। एंड यस, अगर आपको इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो बेटा उसके लिए एक तरीका और है मेरे पास। ठीक है, देखो यूट्यूब पे तो पीडीएफ प्रोवाइड करना मुश्किल है। आप सिंपल सी बात है कि बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को जोड़, मतलब आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। यहाँ पे आप डाउट अपने पूछ सकते हो, अकाउंट से रिलेटेड, बीएसटी से रिलेटेड, इको से रिलेटेड,
कोशिश ये करूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके डाउट का समाधान हो जाए। डाउट कैसा भी हो सकता है, आपको सीयूटी से कुछ पूछना हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ पूछना हो, सीयूटी की कोई डिटेल चाहिए, बोर्ड्स की कोई डिटेल चाहिए, मेरे पास आओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, अभी ज्यादा बच्चे इस पे है नहीं। ज्वाइन कर लोगे तो फायदा ये है कि देखो, बड़े चैनल्स पे जाओगे तो क्या होगा, वहां पे भीड़ इतनी है कि टीचर्स को टाइम ही नहीं है। अपना क्या है, छोटा सा चैनल है, ठीक है ना। छोटे से चैनल पे क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल बच्चे की बात सुन पाऊंगा, ये भी एक फायदा है, ठीक है ना। तो बस ये करना है तुमको, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ है, डाउट है, कुछ भी तुम्हें और चाहिए हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, एमसीक्यू चाहिए हो, है ना, सीयूटी के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, सैंपल पेपर सॉल्यूशन चाहिए हो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मुझसे अपनी बात कह के डीएम करके आसानी से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फीचर्स पढ़ रहे थे, तो फीचर्स में आते हैं हम लोग अपने इस वाले टॉपिक पे। तो दो हो गए, दो फीचर्स हो गए, टोटल 7 फीचर्स होते हैं। आते हैं बेटा तीसरे फीचर पे। अब देखो तीसरा फीचर ये कह रहा है कि सर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है ना, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। देखो नाम से पता लग रहा है इंटर रिलेटेड, जैसे हमारे वो होते हैं ना रिलेटिव, दूर के रिश्तेदार। तो ये भी क्या है, आपस में बेटा दूर के रिश्तेदार है सारे एक दूसरे के, ये सारे एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार है। कैसे समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान लो कि नई गवर्नमेंट आई, मान लो कोई भी नई गवर्नमेंट आई, न्यू गवर्नमेंट आ गई। अब जब न्यू गवर्नमेंट आ गई तो न्यू गवर्नमेंट के आने से क्या हुआ, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया। नाउ दे हैव चेंज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एंड ये चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हर साल हमारे जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी तो फिलहाल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, तो ये हर साल फेब में जो है आती हैं और अपना बजट जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पेश होता है। क्या आपको पता है बजट को, बजट का एक दूसरा नाम भी है, एक ओरिजिनल नाम भी है। पता है बजट को बजट नहीं बोलना चाहिए कायदे से देखा जाए, बजट का नाम है बेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, यू हर्ड इट राइट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट तो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, तो बजट को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, बता दिया है मैंने, ठीक है ना। अब देखो नई गवर्नमेंट आएगी तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। आपने देखा कैसे एक फैक्टर ने दूसरे फैक्टर पे इफेक्ट डाल दिया, कैसे एक फैक्टर ने दूसरे फैक्टर के ऊपर इफेक्ट डाल दिया। बेटा इसे ही कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। फाइन, पढ़ के देख लो, द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर को रिलेटेड। ये सब आपस में क्या है, को रिलेटेड है। Let us suppose that there is a change in the import-export policy with the coming of a new government. कि भैया नई सरकार आई, नई सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया, सिंपल। चलो आते हैं डायनेमिक नेचर पे। डायनेमिक नेचर क्या कहता है कि भैया जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। एक बात और समझना बेटा, डायनेमिक का उल्टा क्या होता है, डायनेमिक का उल्टा होता है स्टैटिक। स्टैटिक का उल्टा होता है, मतलब स्टैटिक का मतलब होता है जो ठहरा हुआ रहे। जो ठहरा हुआ हो वो स्टैटिक होता है, और जो चेंज होता रहे वो डायनेमिक होता है। मेरी बात समझ गए। तो अब आपको याद रहेगा कि डायनेमिक का मतलब चेंज होता रहे। अब बेटा यहाँ पे मैंने थार की फोटो क्यों लगाई है, देखो अगर आज से आप 20-25 साल पहले देखोगे तो जिन गाड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा थी, वो पता है गाड़ियां कौन सी थी, मारुति 800 या फिर ऑल्टो। पता है ऑल्टो जो खरीद लेता था ना, उसको बहुत रईस आदमी समझा जाता था, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे कि एक सडन चेंज हुआ। महिंद्रा थार के नए मॉडल देखो, थार बहुत पुरानी गाड़ी है। थार बेसिकली एक नाम है, आप देखोगे राजस्थान में हमारे पास थार डेजर्ट है, राइट। तो थार बहुत पुरानी गाड़ी है, बहुत सालों से आ रही है, बट अभी ये फेमस इस वजह से हो गई क्योंकि आप देखोगे कि इसने मतलब एक नया मॉडल पेश किया इन लोगों ने थार का, और बजट फ्रेंडली भी हो गई। 10-15 लाख रुपए में आपको थार आपको मिल जाएगी, एंड आप देखोगे कि हर दूसरे घर में थार खड़ी हुई है, राइट। कहने का मेरा मतलब ये कि बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। जरूरी नहीं कि लोग कल अगर ऑल्टो ले रहे थे तो आज भी ऑल्टो ही लेंगे यार, ठीक है। ऑल्टो अपने टाइम पे गाड़ी अच्छी थी, बट आज की डेट में बेटा टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। आज की डेट में लोगों की पसंद चेंज हो चुकी है, राइट। एंड अब लोग ऐसी गाड़ियों को जो एसयूवी है, थोड़ा बिल्डअप मजबूत है, बल्कि लुक है, ऐसी गाड़ियों को लोग पसंद कर रहे हैं। एंड यस ऑफ कोर्स लोगों के पास पैसा भी है, इंडिया में पैसे की क्या कमी है, लोग खर्च कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है भाई। As is clear that environment is a mixture of many factors. आपको पता है कि environment में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो कोई ना कोई बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है,
ठीक है ना। चेंजेस इन सम और द अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस, कि भैया हमेशा चेंजेस जो है वो होते रहेंगे। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि ठीक है भैया, एक जमाने पे मारुति बेचती थी ऑल्टो 800 वैगन आर, बट आज की डेट में लोगों की पसंद है महिंद्रा थार, राइट। और अब तो थार रॉक्स भी आ गई है जिसमें 5 डोर है। फिलहाल आप बात करते हैं बेटा हम लोग अनसर्टेनिटी के बारे में। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी को समझना है तो पहले सर्टेनिटी को समझना होगा। बेटा सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सर्टेन? जैसे मैं कहूं कि ये होना ही है, राइट, होना ही है, इसका होना तय है, होना ही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कहते हैं ना हमारे उसमें कहते हैं कि कल की भगवान आएंगे सफेद घोड़े पे, जो 7 चिरंजीवी हैं वो उनका साथ देंगे और अधर्म का दोबारा से नाश होगा इस पृथ्वी से और एक नए युग की शुरुआत होगी। ठीक है। अब देखो, अ, कल की भगवान आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ये होना ही है, चलो आज नहीं होगा कल होगा, बट ये होगा जरूर, आएंगे जरूर, राइट। एक तो ये हो गई। अब मैं कहूं यार कि कल बारिश होगी कि नहीं, आप समझ रहे हो, ये बारिश होगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता सर कि बारिश होगी नहीं। तो बेटा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनसर्टेन। पता नहीं है कि हो ना हो, हमको नहीं पता, हमको पता ही नहीं कि ये चीज होगी भी या नहीं होगी, हमको नहीं पता, राइट। अब आप मेरी बात समझे, व्हाट इज अनसर्टेनिटी? कल क्या हो जाए वी डोंट नो, कल क्या हो जाए हमको पता नहीं, राइट। पढ़ के देखते हैं। नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली। बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने की वजह से हमको पता नहीं कि भैया कल क्या हो जाए, ठीक है। अनसर्टेनिटी के लिए कीवर्ड देता हूं बेटा, नोट कर लेना, बहुत काम आने वाला है। कीवर्ड क्या है? डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, प्लीज नोट कर लो। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। आप कल क्या होने वाला है उसके बारे में जान नहीं सकते हो। सर कैसे? एक एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया सा। बेटा आप लोगों ने ये फोन यूज किया है कभी? चलो आपने शायद ना यूज किया हो, आप अपने बड़े भाई को, अपने अपने कोई घर में बड़े हो जैसे पापा हो, मम्मी हो, बुआ हो, चाचा हो, कोई भी बड़ा हो, तो आप उनको ये फोन दिखाना और उनसे पूछना कि आपने यूज किया है कभी। बेटा उन्होंने 100% यूज किया होगा। इसमें एक गेम आता था स्नेक करके, मैंने बहुत खेला है। उस गेम में क्या होता था कि एक सांप होता था, और सांप होता था और उसको ऐसे जो फूड होता था वो खाना होता था, और वो सांप तब तक चलता रहता था जब तक वो अपनी पूंछ को ना काट ले, राइट, है ना। तो बड़ा स्नेक करके एक गेम था। आप पूछना अपने घर वालों से, वो आपको बताएंगे। एंड दिस फोन वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स बिल्डअप क्वालिटी। बहुत मजबूत फोन होता था, गिर जाता था तो भी नहीं टूटता था। एंड यस बेटा, इस फोन को यूज करने वाले बहुत खुश रहते थे अपने टाइम में। हम लोग के पास क्या है सर, आईफोन 12 है तो 13 चाहिए, 13 है तो 14 चाहिए, 15 चाहिए। ये लोग जो मतलब जो लोग इस फोन को यूज करते थे ना, मैं भी करता था एक टाइम पे, वो बड़े खुश रहते थे, भाई हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा लेकिन आज ये फोन आपको मार्केट में बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज टच स्क्रीन, राइट। अब बेटा टच वाले फोन आ गए, अब लोगों को बटन दबा के फोन चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आती है। एंड आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं बेटा, ये फोन था एक नोकिया कंपनी का, शायद आप लोगों ने नोकिया का नाम भी नहीं सुना होगा। अब तो आप सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, पोको, मोटो, इन्हीं लोगों के नाम सुनते हो। नोकिया कंपनी इंडिया में एक टाइम पे बेटा रूल करती थी स्मार्ट ये मोबाइल मार्केट में। एंड जब टच स्क्रीन फोन्स आना शुरू हुए थे तो नोकिया कंपनी ने बोला था कि हमें नहीं लगता है कि लोग टच करके फोन चलाना पसंद करेंगे, सबको बटन वाले फोन ही पसंद है। यस, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। एंड आज देखो बेटा नोकिया का ये हाल है कि वो मार्केट से वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, राइट। एंड नोकिया ने बीच में कोशिश भी की। नोकिया का एक सीरीज फोन आया था आशा, नोकिया आशा, ठीक है ना। नोकिया ने बहुत कोशिश की कि वो दोबारा में इंडिया में एंटर कर जाएं। उन्होंने एक सीरीज निकाली नोकिया आशा, मेरे दोस्तों के पास हुआ करता था, साल 2011-12 की ये बात बता रहा हूं आपको। बट ये भी मार्केट में नहीं चला बेटा, बहुत हैंग करता था, मैंने खुद यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, कि आज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आगे भी अच्छा चलता रहेगा। अब आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्सिटी पे। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। आप ऐसा कह सकते हो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहां पे मेजर मुद्दा ये है कि सर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। एग्जाम्पल के तौर पे सर आप जूडियो को ले लीजिए। पहले क्या होता था, पहले भैया आदमी को कपड़े लेने होते थे
तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाता था, कपड़े खरीदता था। उसके पहले क्या होता था, लोकल मार्केट में जाता था, कपड़ों की दुकान से कपड़े खरीदता था। आज आप देखेंगे जूडियो, शीन, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जो फास्ट फैशन ब्रांड है। आप देखोगे जूडियो का स्टॉक हर 2 महीने में बदलता रहता है, और आप देखोगे कि जूडियो अचानक से बहुत फेमस हो गया। पहले जूडियो ने कपड़े निकाले, अब जूडियो चप्पल भी बेच रहा है, जूते भी बेच रहा है, सेंट भी बेच रहा है, कॉस्मेटिक के सामान भी बेच रहा है, सब बेच रहा है। आप जूडियो जाओगे, आपको हर तरीके का आइटम मिलेगा। सर फास्ट फैशन वाले समझ ही नहीं पाए कि लोगों को चाहिए क्या, लेकिन जूडियो समझ गया। एंड ये जूडियो बेटा एक टाटा की कंपनी है, बता देता हूं अगर ना पता हो तो। जूडियो समझ गया कि लोगों को क्या चाहिए, एंड जूडियो ने आधी से ज्यादा जो मार्केट है वो 2 से 3 साल में कैप्चर करके खत्म कर दी, राइट। बट दुकान वाले अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए कि कस्टमर्स को फास्ट फैशन में क्या चाहिए, राइट। ओके, ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बोला जा रहा है कि सारे फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। Their individual effect on the business cannot be recognized. This is perhaps the reason which makes it difficult for the business to face them. बेटा क्या होता है कि इतने सारे फैक्टर्स हैं, कोई ना कोई धोखा दे ही देता है। सिंपल, अगर आप एक पे फोकस करोगे तो दूसरे से फोकस हटेगा, दूसरे पे करोगे तो तीसरे पे फोकस हटेगा। जैसे यहां पे क्या हुआ, यहां पे कस्टमर के ऊपर ही फोकस नहीं किया बिजनेसेस ने। अगर कस्टमर के ऊपर फोकस किया होता बेटा, तो जूडियो जैसी कंपनी मार्केट में आ ही ना पाती, ठीक है ना। इन्होंने ये समझा कि कस्टमर को चाहिए क्या। भाई देखो यूथ है ना, यूथ, यंग लोग हैं इंडिया में, हर वो बिजनेस चलेगा जो यंग लोगों के लिए होगा। या आप मेरी बात मान के चलना, लिख के ले लेना बेटा, आप हर ऐसे बिजनेस को चला सकते हो जो यंग लोगों को फोकस करे। क्यों? क्योंकि इंडिया एक यंग लोगों की कंट्री है। यहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन 25 ईयर से लेकर 40 ईयर्स के लोगों की है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कल को आप अगर बिजनेस करने जाना, तो मेरा एक आइडिया है आपके लिए, मेरे पास एक आइडिया है। कभी भी अगर बिजनेस करने जाना, कभी भी ऑन्टरप्रेन्योरशिप में जाना, ऑन्टरप्रेन्योर बनने का तुम सपना देख रहे हो ना बेटा, ऐसा बिजनेस खोलना जो यंग लोगों को फोकस करे। आप किसी भी आजकल के स्टार्टअप का नाम ले लो, जोमैटो यंग लोगों को फोकस करता है। आज भी एक 60 साल के अंकल, 70 साल के अंकल फूड डिलीवरी ऐप पे भरोसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ यंग लोग करते हैं, राइट। आप देख लो, स्विगी देख लो, आप ओला देख लो, आप उबर देख लो। मैंने ऐसे भी लोग देखे बेटा, बहुत पैसा है, बात पैसे की नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन जाना है तो ऑटो से जाएंगे, राइट। कैब पे भरोसा नहीं है कि कैब वाला कहां लेके चला जाए, यंग लोगों को है, यंग लोग कर रहे हैं। आप ऐसे हजारों बिजनेस देख लो, जूडियो को देख लो, यंग लोगों पे फोकस किया। सर जूडियो ने सिर्फ अच्छे कपड़े बेचे? नहीं बेटा, और अच्छे रेट पे बेचे, रेट भी इन्होंने कम रखा। 500-600 में जूडियो की अच्छी टी शर्टें आ जाती थी, शर्टें आ जाती हैं, राइट। 900-1000 रुपए में अच्छी जीन्सें आ जाती हैं। क्योंकि बेटा यंग लोगों के पास, जो भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, कहाँ है उतने पैसे खर्च करने को कि 2-2 3-3 हजार रुपए की शर्ट खरीदेंगे, नहीं है उतने पैसे। तो भैया जूडियो ने नीड को समझा और अपना सामान बेचा। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी पे। एंड बेटा अब आते हैं नेक्स्ट, रिलेटिविटी। बहुत सारे बच्चे इंटर रिलेटेडनेस में और रिलेटिविटी में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं, समझा देता हूं। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करता है और बेटा को रिलेटेड है। और रिलेटिविटी का मतलब होता है, बात समझना बेटा, कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। और अगर एक कंट्री की बात की जाए तो रीजन टू रीजन भी अलग अलग है, रीजन टू रीजन भी अलग अलग है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रीजन टू रीजन भी अलग अलग है। अब सर एग्जांपल दीजिए बेटा, बिल्कुल एग्जांपल देते हैं। देखो, अगर आप बाहर की किसी कंट्री में जाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से कॉफी शॉप मिलेंगी। अब तो इंडिया में भी खुलने लगी है, कॉफी शॉप मिलेगी। लेकिन अगर आप इंडिया में देखो कौन फेमस हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो इनको, कौन फेमस हो रहा है ना, डॉली चाय वाला। अब भाई देखो, तुम बंदे को क्रिंज कहो, ठीक है ना, तुम बंदे को कुछ भी कह लो, आप कह सकते हो वो क्रिंज है, आप कह सकते हो वो क्रीप है, ठीक है, और हमें तो बिल्कुल ही छपरी है, बहुत से लोगों ने इनको छपरी बोला। बट बेटा मैं नहीं बोलता, मैं भाई अगले को बहुत इज्जत से देखता हूं, और मेरे लिए बंदा सच में एक अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर है। इस बंदे ने चाहे पढ़ाई करी हो चाहे ना करी हो, चाहे बनाता कैसी है मुझे नहीं पता, मैंने कभी पी नहीं, बट इस बंदे को बिजनेस की अच्छी खासी समझ है भाई, ये समझ में आता है। आपको बता देता हूं कि डॉली चाय वाला ने अपनी फ्रेंचाइजी बांटना भी शुरू कर दिया है। आप डॉली चाय वाला की फ्रेंचाइजी भी अपने शहर में ओपन करवा सकते हो। और ये तभी पॉसिबल है बेटा, जब आप एक बिजनेस माइंडसेट से आते हो, राइट। ये बात समझो, इस बंदे को अपना पीआर बहुत अच्छे से करवाना आता है। जब बिल गेट्स इनसे मिलने आए थे, तो बेटा पूरे सोशल मीडिया में बिल गेट्स हो गए थे। अभी बंदा दुबई में पता नहीं कहां कहां जा रहा है, इंस्टाग्राम में पता नहीं किससे किससे मिल रहा है। सोहेल खान से मिला था, तो सोहेल खान ने एक बार इनके मतलब इनको कुछ समझा कि ये
भूखे हैं तो इनसे पूछ लिया कि खाना खाओगे, बाद में पता चला भाई वो करोड़पति आदमी है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज है, आप मेरी बात समझना। तो भैया बोला क्या जा रहा है कि ठीक है चाय ये भी बेच रहे हैं, चाय ये भी बेच रहे हैं, फर्क क्या है पता है, कंट्री टू कंट्री का फर्क है। ओके, बात समझ रहे हो? तो बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशंस एंड दिस इज द रीजन एज टू व्हाई द बिजनेस इन्वायरमेंट हैपेंस टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। क्या बोला जा रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट इन द सेम कंट्री इन द डिफरेंट प्लेसेस। एक देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट हो सकता है, और अलग अलग कंट्रीज में तो अलग अलग है ही। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, आप आप यहां पे जाओगे ना, क्या कहते हैं, थोड़ी बाहर की कंट्रीज में जाओगे, तो वो आपको चाय के साथ या कॉफी के साथ ये कुछ बोलते हैं इसको, मतलब जहां तक मुझे पता है इसको क्रॉसेंट बोलते हैं, और बीच में इसका बड़ा एक निकनेम फेमस होता प्रशांत। एक लड़की ने सोशल मीडिया पे इसको प्रशांत बोल दिया था कि टैग करो प्रशांत को, कि प्रशांत, वो क्रॉस है बोल नहीं पाई थी तो उसने प्रशांत बोल दिया था। तो ये जो कंपनी इसको बनाती है उसने भी प्रशांत बोलना शुरू कर दिया। राइट, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन हमारे इंडिया में भैया शाम की चाय क्या, शाम की चाय मतलब समोसा, करेक्ट है ना, और सुबह की चाय मतलब कचौड़ी। ठीक है, तो आप फर्क देख पा रहे होगे, है दोनों नाश्ता, ठीक है, ब्रेकफास्ट है, या आप कह सकते हो कि स्नैक्स है, बट देखो हर कंट्री में अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो बेटा ये है रिलेटिविटी। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये समझ में आ गए होंगे, एंड किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बेटा, तुमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में इतना सब कुछ समझ लिया है, तो तुम्हारे लिए अगला टॉपिक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बेटा सबसे पहला बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा, लेकिन फायदा वो उठाएगा, प्रॉफिट वो उठाएगा जो बिजनेस इन्वायरमेंट को सही समय रहते पहचान पाएगा, यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एनसीईआरटी में जाओगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा सा है, ऐसे लिखा हुआ है, ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैंने सिर्फ शॉर्ट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिखा हुआ है। बेटा फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स को पहचान रहे हो और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंसर क्या करता है, वो हर ट्रेंड पे वीडियो बना देता है, आपने देखा होगा, वैसे ही आपको भी करनी है। आपको भी ट्रेंड पहचानना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोगों को पसंद क्या आ रहा है। एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको लगता होगा कि इंडिया में ओला बहुत चलती है, राइट? ठीक है, ओला चलती होगी बेटा इंडिया में, बट अगर इंटरनेशनल कैब मार्केट की मैं बात करूं तो उसको उबर ने एक्वायर किया हुआ है। बेसिकली उबर एक कैब कंपनी है, इंटरनेशनली चलती है दुबई वगैरह में, बट ओला ने उबर को कॉपी किया इंडिया के अंदर, एंड आज आप ओला को ज्यादा फेमस मानते हो उबर से। बट कोई नहीं, मैं आपको बता दूं कि ओला उबर दोनों ही इंडिया में इस समय काम कर रहे हैं। बट पहला जो अगर फर्स्ट मूवर की बात करें तो वो उबर का था इंटरनेशनली, एंड इंडिया में था ओला का। लेकिन एक डेढ़ छाड़ी कंपनी आती है और वो ये कहती है कि भैया मैं कार में क्यों छोड़ू लोगों को, मैं तो बाइक पे छोड़ सकती हूं। तो रैपिडो ने शुरू कर दिया बाइक कैब सर्विसेज, राइट, कि एक बंदे को जाना है तो वो कार में क्यों बैठेगा भाई। अगर मुझे अकेले को रेलवे स्टेशन जाना है, फ्लाइट पकड़ने जाना है, और मेरे पास सामान कम है, तो मैं क्यों बैठूं उबर और ओला में और महंगा दूं पैसा, मैं रैपिडो में बैठूंगा। एंड यस बेटा, रैपिडो के ऊपर कुछ केस फेस हुए थे, बट अभी इनको कोर्ट से भी क्लियरेंस मिल गई है कि हाँ भैया आप बाइक सर्विसेज चला सकते हो। बेटा यही फर्स्ट मूवर एडवांटेज जोमैटो ने लिया। आप जोमैटो को कब से जानते हो, 2020 से जानते होगे, मैं 2011-12 से जानता हूं जोमैटो को, यस। ठीक है ना, 2011-12 से। कैसे जानता हूं, आपकी बात बताता हूं, बहुत छोटी सी कहानी है। मैंने एक समय जब मैं 10th क्लास में था, तो मैंने बहुत जिद करी कि पापा मुझे टैबलेट चाहिए। अब मेरे पापा मुझे वो टैबलेट दिला के लाए, मेरे पास आज भी रखा है यहीं पे ही। ठीक है ना, टैबलेट दिला के लाए, वो एक कंपनी का था, हुवई, चाइना की कंपनी है हुवई, कुछ बच्चे जानते होंगे। हुवई के कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आज भी इंडिया में मिलते हैं। तो हुवई का वो सॉरी हुवई का वो टैबलेट था। और जब मैं उस टैबलेट को लेके आया तो उसमें एक जोमैटो नाम की एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, 2011-2012 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और बेटा उस समय भी जोमैटो चलती थी। आपको पता है जोमैटो पहले, जोमैटो डिलीवरी करने से पहले क्या करती थी, आपके लोकेशन में, मतलब जिस लोकेशन में आप रहते हो, वहां पे जो अगल बगल के ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हलवाई की दुकान है, वो लोकेट करके देती थी। जैसे मेरे बगल में एक दुकान थी, अनिल, अनिल स्वीट शॉप करके। तो अनिल स्वीट शॉप को जोमेटो वाले बता देते थे कि आपके घर के बगल में, बस इतना ही काम था जोमेटो का। लेकिन आज की डेट में अगर आप जोमेटो को देखेंगे तो ऑनलाइन डिलीवरी के बेताज बादशाह। फिर इन्होंने क्या किया बेटा, स्विगी ने भी इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, स्विगी जब आया था तो मुझे याद है बेटा, इन्होंने नया क्या किया, इन्होंने 100-100 रुपए, 200-200 रुपए के कूपन, याद होगा आपको भी, कि अगर आप स्विगी डाउनलोड करोगे तो 100 रुपए का कूपन मिलेगा, फ्री डिलीवरी मिलेगी। याद होगा ना, कूपन वूपन देने शुरू किया इन्होंने, डिस्काउंट देना शुरू किया। तो वो जो डिस्काउंट का कल्चर था वो स्विगी लेके आया, राइट। अब इन्होंने, आपने देखा कि बेटा स्विगी ने अपना इंस्टामार्ट चालू कर दिया है, स्विगी ने इंस्टामार्ट चालू कर दिया है, और जोमैटो ने ब्लिंकिट चालू कर दिया है।
जोमेटो ने ब्लिंकिट चालू कर दिया। यस बेटा, ब्लिंकिट जिसको ना बताओ जोमेटो का है, एंड इंस्टामार्ट स्विगी का है। लेकिन ये किसको देख के किया? एक कंपनी थी बेटा जो बहुत फेमस हुई है पिछले कुछ दिनों में। जो बच्चे दिल्ली गुड़गांव के होंगे वो जेप्टो को जानते होंगे। जेप्टो नाम की कंपनी थी जो, ठीक है, जो बहुत तेजी से फेमस हुई है। दो दोस्तों की कंपनी है। इन लोगों की वजह से इन लोगों को भी वो चीज लानी पड़ी, फास्ट, जिसको आप डिलीवरी आप कहते हो 10 मिनट में डिलीवरी कर देना है। इसके अलावा आप बिग बास्केट को जानते होंगे, ठीक है ना, बहुत पुरानी कंपनी है, बट है ना, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही बोले। और फिर आता है बेटा आपके ग्रोफर्स, ग्रोफर्स वाले। तो ग्रोफर्स भी बेटा इसी इंडस्ट्री में है ना, डिलीवरी करते हैं सामान को। ठीक है, फिर स्पेंसर वगैरह भी आजकल आ चुका है। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि मार्केट में क्या चल रहा है भाई। आपको सबसे पहले पकड़ना होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया तो मार्केट में और कोई एंटर नहीं कर पाएगा। क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि कॉम्पिटेटिव एज अ कंपनी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है बेटा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक कॉम्पिटेटिव एज होता है जो एक कंपनी को मिलता है, बीइंग द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, सर्विस और टेक्नोलॉजी टू अ मार्केट। जब आप किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी टेक्नोलॉजी को मार्केट में पहली बार उतारते हो तो आपको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो उबर ने किया, जो ओला ने किया, जो रैपिडो ने किया, जो स्विगी ने किया, जो जोमेटो ने किया। दिस कैन लेड टू बेनिफिट्स लाइक एस्टैब्लिशिंग ब्रांड रिकॉग्निशन, सेटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कैप्चरिंग अ लार्जर मार्केट शेयर। क्या बोला जा रहा है कि भैया अगर आप ऐसा करते हो तो मार्केट में आपकी ब्रांड की पहचान जल्दी बन सकती है ना। आप इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो और मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो कम्स विद रिस्क such as high initial cost and the potential for competitors to learn from the first movers mistake। क्या बोला जा रहा है मैं बताता हूं। बोला ये जा रहा है बेटा कि जब आप किसी इंडस्ट्री में पहली बार घुसते हो ना, तो आपको पता नहीं होता है कि यार कितना मेरा खर्चा हो सकता है। तो आपको बेटा अनसर्टेन कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज बिल्कुल सेम है कि आपने कोई काम पहली बार किया है। अब आप जो गलती करोगे ना, आपसे दूसरा वाला उस गलती से सीख ले लेगा। यही सेम चीज रोडीज में होती है ना। देखा है आपने रोडीज, स्प्लिट्स विला या बिग बॉस में? कोई भी जो टास्क है वो पहले नहीं करना चाहता है। हर आदमी क्या चाहता है कि टास्क मैं बाद में करूं। बाद में इस वजह से करूं कि पहला वाला जो गलती करेगा वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखिए बात समझिएगा, जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है और थ्रेट्स भी लेके आता है। बिजनेस बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, a business environment is also a source of varied threat of crisis। अर्ली वार्निंग सिग्नल यानी कि भैया घंटी बजती है मार्केट के अंदर कि लॉस हो रहा है, देख लो, सुन लो। नहीं, लोग नहीं सुनते, लॉस होता रहता है। ठीक है सर, एग्जांपल दीजिए बेटा, नैनो। ठीक है, नैनो अगर आप में से किसी बच्चे को याद हो, आई डोंट नो याद है कि नहीं, 2010 या 2011 में नैनो लॉन्च हुई थी, राइट। और बेटा ये आपके रतन टाटा जी जो है ना, लेट मिस्टर रतन रतन टाटा जी, लेट मिस्टर रतन टाटा जी जो है ना, रतन टाटा जी जो है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। अगर आप एक यूट्यूब पे आप जाओगे तो टाटा नैनो के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, देख सकते हो। तो रतन टाटा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। कहानी उसके पीछे ये बताई गई कि रतन टाटा जी एक बार जा रहे थे बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस की तरफ। वहां पे पुल के नीचे एक पूरी फैमिली एक स्कूटर या बाइक पे बैठी हुई थी। चार लोगों की फैमिली थी। पापा थे, मम्मी थी उनके पीछे, बीच में उन्होंने बच्चा बैठा रखा था, और पापा ने आगे जो पेट्रोल की टंकी होती ना बाइक पे, उसमें भी बच्चा बैठा रखा था। तो रतन रतन टाटा जी को लगा कि भाई ये तो सेफ नहीं है। अगर गाड़ी फिसल गई, अगर गाड़ी स्लिप हो गई बारिश के अंदर, जो कि नॉर्मल है, तो इन सबको चोट आएगी। तो इनके मन में आया कि यार एक कार होनी चाहिए। लेकिन अब बात ये कि यार ये लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रतन टाटा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊं जो 1 लाख रुपए में लोगों तक पहुंचे। तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट यहां से शुरू हुआ, टाटा नैनो। लेकिन बेटा क्या हाल हुआ नैनो का? आज आपको कितने घरों में नैनो दिखती है, चलो ये बता दो। मैं तो घर की बात नहीं कर रहा, मैं तो टाटा के शोरूम की, टाटा के शोरूम में मुझे नैनो नहीं दिखती। नहीं दिखती बेटा, बंद हो गई। एंड यस, बंद क्यों हो गई पता है? क्योंकि रतन टाटा जी से शायद एक मिस्टेक हो गई, जो शायद उनको बाद में रियलाइज भी हुई। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, आप देखेंगे, इंटरव्यू चल रहा है उनका, तो बोल भी रहे। हुआ क्या कि यहाँ पे लोगों के जो सेंटिमेंट है गाड़ी को लेके भारत में, वो इज्जत है। समझ रहे हैं? जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी, उसकी उतनी बड़ी इज्जत। जिसके पास, देखिए, घर और गाड़ी दो ऐसी चीजें हैं, जिसके पास जितना बड़ा घर, जितनी बड़ी गाड़ी, जितनी पावरफुल गाड़ी, उतनी ज्यादा उसकी इज्जत। लोगों ने नैनो को बिल्कुल अपनी बेइज्जती के तौर पे ही खरीद ले लिया, ठीक है ना, कि यार अगर हमने ये गाड़ी ली तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लोग, अच्छा, नैनो का एक निकनेम पड़ गया था, माचिस की डिब्बी।
हमारे स्कूल कॉलेज में बोलते थे माचिस की डिब्बी लेके आया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में एक नैनो थी ठीक है, हमने नैनो खरीदी थी, है ना, हमने नैनो खरीदी थी, बहुत प्यारी सी गोल्डन कलर की नैनो थी। और अब तो पूरी गाड़ी स्क्रैप हो गई है, 10-15 साल पुरानी है, स्क्रैप हो गई है। गोल्डन कलर की नैनो थी, एंड यस हम लोग उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने नैनो को खरीदा था। एंड यस जब नैनो लॉन्च हुई थी तो नैनो में आग लगने की प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो बेटा धीरे धीरे क्या हुआ, शायद टाटा कंपनी इस बात को नहीं समझ पाई कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है। धीरे धीरे बेटा टाटा नैनो में जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था सब कुछ लॉस हुआ। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, किंगफिशर एयरलाइंस एक समय में बहुत फेमस एयरलाइंस थी। क्या आज आपको मार्केट में दिखती है? नहीं दिखती है किसकी? है विजय माल्या साहब की। कहां बैठे हैं? लंदन में। ठीक है, इंडिया में एक आप कह सकते हो कि भगोड़े घोषित है कि भैया ये भाग के गए बाहर, और अब उनको लाने की इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। क्या किंगफिशर एयरलाइंस आपको आज दिखती है? बेटा नहीं दिखती है, लेकिन एक जमाने पे इंडिया की छोड़ो वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस का मतलब ये था, इनका रुतबा था। ठीक है ना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देते थे अपनी एयरलाइंस में अपने कस्टमर्स को। बट आज आज नहीं है मार्केट में। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि बेटा थ्रेट्स होते क्या है? थ्रेट्स वो ट्रेंड है, वो चेंजेस हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालते हैं। बिजनेस के परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ा, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। आगे देखते हैं। अ प्रॉपर इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट को समझिए भैया, लोगों को क्या चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा अवेयरनेस रखिए अपने अंदर कि क्या चल रहा है मार्केट में। इससे जो बिजनेस मैनेजर्स हैं वो थ्रेट्स को टाइम पे पहचान पाएंगे, जिससे कि एक वार्निंग सिग्नल आगे बढ़ पाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बेटा एक बात बताओ, ये इन्वायरमेंट ही तो है, ये इन्वायरमेंट ही तो है जहां पे हम इंसानों को सॉइल मिलती है, बोलो हाँ। जहां पे हम इंसानों को बारिश मिलती है, क्लाउड्स मिलते हैं, बोलो हाँ। जहां पे हमें ग्रीनरी मिलती है, वेजिटेशन मिलती है, बोलो हाँ। यस, कहने का मतलब, चलो अच्छा मैं गोल्ड की बात करता हूं, कहां से आ रहा है? क्या गोल्ड कहीं मार्स से आ रहा है क्या? वीनस से आ रहा है? मरकरी से आ रहा है? नहीं। सिल्वर कहां से मिल रहा है? चलो सिल्वर की बात कर लो भैया, इसी अर्थ से आ रहा है। ठीक है ना। सर जो भी प्रोड्यूस आप देख रहे हो, प्लास्टिक भी कहां से बन रहा है? सर बन तो इसी अर्थ से रहा है, कोई बाहर से थोड़ा ना आ रहा है। सर जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन करने के लिए, चलो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं? धरती से आ रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट से ही तो आ रहे हैं। तो बेटा इन्वायरमेंट से आपको सिर्फ इन्वायरमेंट को समझना नहीं है, इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज भी तो लेने हैं। भैया आप एक बात बताओ, जो बिजनेस जो इंटरप्राइजेस हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर ही तो डिपेंड है कि रिसोर्सेज मिल जाए। रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल कहां से आएगा? इन्वायरमेंट से आएगा। वाटर, पानी, लेबर, मशीन, फाइनेंस, यानी कि पैसा कहां से आएगा? इन्वायरमेंट से आएगा। सब कुछ इन्वायरमेंट से तो आ रहा है यार। The business managers must design the policies that allow the enterprise to get the resources। बेटा आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि एंटरप्राइज को सारे रिसोर्सेज इजीली मिल जाएं, एंड कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट दैट कंज्यूमर डिजायर। सिंपल सी बात है सर, आपको एनवायरमेंट से कॉटन मिल जाएगी, बट कॉटन से शर्ट बनाना आपका काम है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको इन्वायरमेंट से गोल्ड तो मिल जाएगा, लेकिन सोने का कंगन बनाना आपका काम है। कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहते हैं कि बेटा इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज तो मिल जाएंगे, बट आप फिर उन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, आउटपुट में कन्वर्ट करो। इंपॉर्टेंस नंबर 3। अब आते हैं 4 पे। 4 क्या है बेटा? हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखो, अगर बेटा आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या चल रहा है, तो तुम चेंजेस से कोप अप कर पाओगे, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना बेटा, सीबीएसई बोर्ड का ट्रेंड समझो। सीबीएसई बोर्ड का ट्रेंड क्या कहता है? बेटा सीबीएसई बोर्ड का ट्रेंड ये कहता है कि 2020 से, है ना, 2020 से सीबीएसई 2021 से अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, उनको बढ़ा दिया है। यानी कि आप देखोगे तो असर्शन, रीजन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक काम करो, सैंपल पेपर तो आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख लो। सैंपल पेपर पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करवाया है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का। एक काम करो, आप cbse.gov.in की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप सैंपल पेपर देखो 2019 का, और फिर सैंपल पेपर देखो 2025 का। बस पेपर पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा आंसर देखो,
सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बेटा 2019 तक तुम्हें जो क्वेश्चन दिखेंगे ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया कि एक लाइन में ये बताओ। लेकिन 2025 का जो सैंपल पेपर आप देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और जाओ जाके देख लो, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो, भरोसा ना हो तो जाके देख लो, तुम खुद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि भैया क्या चल रहा है एनवायरमेंट के अंदर, राइट। अब इधर आ जाओ टॉपिक पे। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से होगा क्या कि आप चेंजेस से कोप कर पाओगे बाय इनेबलिंग देम टू अडेप्ट टू न्यू मार्केट कंडीशन। आप नई मार्केट कंडीशंस को समझ पाओगे, टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हो रही है वो समझ पाओगे, और रेगुलेशंस क्या चेंज हो रहे हैं, कानून क्या बन रहे हैं, आप ये समझ पाओगे। ठीक है, इस समझ से आप स्ट्रेटजी बना पाओगे, ठीक है, ताकि आप चेंजेस को से कोप अप कर पाओ, एंड स्ट्रेटजी बना पाओगे ताकि आप लेवरेज कर पाओ सिचुएशन को, कॉम्पिटेटिव पोजीशन को हासिल करने के लिए। यानी कि पूरे मार्केट में कोई समझे ना समझे, अगर आपने समझ लिया तो आप अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, कॉम्पिटेटिवनेस अचीव कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटर रेप्यूटेशन और बिल्डिंग अ कॉर्पोरेट इमेज। बेटा देखो एक बात और समझो, एक बात और समझो। बेटा होगा क्या ना, होगा ये कि अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपकी रेप्यूटेशन बेहतर होगी और कॉर्पोरेट इमेज आप अच्छी बना पाओगे। इसका भी एग्जांपल है मेरे पास, देता हूं आपको। 2015 जून का महीना चल रहा था। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपकी जानी मानी ब्रांड मैगी के ऊपर छापा मारा। छापा मार के पता लगाया कि जो मैगी के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो मैगी मसाला है, मैजिक होता है, सिल्वर कलर का पैकेट होता है, उसमें लेड की मात्रा, लेड लीड आप आसान भाषा में बोलते हो, लीड की मात्रा ज्यादा है। और लीड जो होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट शायद बोलते हैं उसको, मुझे इतना याद नहीं है क्लियरली। जो लीड जो होता है बेटा, उससे बात दिक्कत ये है कि लीड से स्किन की बीमारियां हो सकती हैं बच्चों को, बूढ़ों को, और वो आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल नहीं है। जबकि मैगी ज्यादातर कौन लोग खाते हैं, बच्चे ही खाते हैं, राइट। मैगी सबसे ज्यादा कौन खाता है, बच्चे खाते हैं, स्कूल जाने वाले। और मैगी बनाने में इजी है तो बच्चे को लेट और ही बना के दे दिया। कहने का मेरा मतलब क्या है कि बेटा जून 2015 में ऐसा हुआ मैगी के साथ। दिसंबर 2015 ने 15 के अंदर, मतलब 6 महीने बाद, मैगी ने दोबारा से अपने प्रोडक्ट्स की जांच करवाई। प्रोडक्ट्स अब खाने के लिए बिल्कुल सेफ थे, मार्केट में बिकने के लिए तैयार थे। और बेटा जब मैगी ने कम बैक किया 2016 के अंदर, तो आपको एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखाए गए, देख लो, देखे होंगे तुमने ये वाले एडवर्टीजमेंट। रिश्ते मांगे बस 2 मिनट। आपने देखा होगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए मैगी बना रही है, इमोशनल कनेक्ट करने की इन्होंने कोशिश करी। एंड यस, क्या वो सक्सेसफुल हुए? बिल्कुल हुए, वो सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने इमोशनली कनेक्ट कर लिया। आपने देखा होगा कि माँ को दिखाते हैं, माँ एक बच्चे के लिए मैगी बना रही है, बच्चा स्कूल से थक के आया है। आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, बस 2 मिनट पहले अमिताभ बच्चन कहते थे बस 2 बूंद जिंदगी की, अब अमिताभ बच्चन कहते हैं बस 2 मिनट में मैगी, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लोगों से इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा कि कौन पसंद कर रहा है, किसका क्या नेचर है। एंड ये अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो बेटा आप रियलिस्टिक प्लान बना पाते हो, पॉलिसीज बना पाते हो, और उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हो। इससे क्या होता है कि आप अपने गोल्स को स्मूथली अचीव कर लेते हो, है ना। एंड इससे क्या होता है बेटा, लोगों के अंदर एक फीलिंग आ जाती है, इट डेवलप द फीलिंग अमंग द पीपल दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेंसिटिव टू इट्स एनवायरनमेंट, एंड एज अ रिजल्ट रेपुटेशन गेट इनहैंस्ड। और इससे होता क्या बेटा, आपकी रेपुटेशन मार्केट में बेहतरीन और गुडविल अच्छी हो जाती है, पब्लिक इमेज अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो मैगी ने किया ना, मैगी ने वापस से कम बैक किया। 6 महीने मैगी मार्केट में नहीं थी, और बेटा जब 6 महीने मार्केट में मैगी नहीं थी ना, तो आपने yippee का ब्रांड देखा होगा, ठीक है, आपने टॉप रेमन देखा होगा, ठीक है ना, ये सब उसी उसी टाइम पे आए थे। इनफैक्ट पतंजलि का आटा नूडल भी आ गया था उसी टाइम पे। पतंजलि का आटा नूडल भी उसी टाइम पे आपने देखा कि मार्केट में आ गया। उसके पहले था क्या, उसके पहले ये ब्रांड दिखते थे क्या? नहीं दिखते थे। लेकिन 6 महीने बाद वापस से मैगी ने कम बैक मारा, अपने टेस्ट में थोड़ा बहुत चेंज किया और ऐसे एडवर्टीजमेंट किए। एंड यस बेटा, आज मैगी के साथ क्या हुआ था लोग जानते भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है, हेल्प इन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो बेटा, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते रहोगे, बहुत आसान भाषा में समझाता हूं कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते रहोगे तो आप कंटिन्यूअसली लर्न करते रहोगे और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते रहोगे। एग्जाम्पल बेटा, हल्दीराम का एग्जाम्पल लेते हैं। हल्दीराम भुजिया वाला, ठीक है ना, आपने हल्दीराम ब्रांड जरूर सुना होगा। मैं आपको इनकी स्टोरी बहुत डिटेल में नहीं बताता हूं, बस आपको इतना बता देता हूं कि ये क्या बेचते हैं, ये बीकानेरी भुजिया बेचते थे। बीकानेर एक जगह है, एक प्लेस है राजस्थान के अंदर, जहां पे आप कहते हो कि जो बेसन की सेव होती है, सेव भुजिया, वो बहुत बिकती थी।
एंड हल्दीराम ने उसको पैकेट में डाला और बेचना शुरू किया। लेकिन क्या हल्दीराम आज की डेट में सिर्फ पैकेट में भुजिया बेच रहे हैं? नहीं बेटा, अब तो इनके हर प्रोडक्ट आ गए। ये लड्डू, मिठाइयाँ, छोले भटूरे और पूड़ी सब्जी सब दे रहे हैं। आपने हल्दीराम के आउटलेट भी देखे होंगे बेटा, जहां पे आप बैठ के खाना भी खा सकते हो और जहां पे आप सामान भी खरीद सकते हो। देखे अपने शहर में हल्दीराम के आउटलेट? आप जाते हो ना खाना खाने, तो आप देख रहे हो कैसे एक गांव की भुजिया भुजिया बेचने वाली नमकीन की एक घर के अंदर, ठीक है। और ये जो हल्दीराम था बेटा, इनिशियली ये कोई कंपनी नहीं थी, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस था। HUF का बिजनेस था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ये फैमिली बिजनेस था। और आज ये कहां पहुंच गया आपको बहुत अच्छे से पता है। तो वही कह रहा हूं कि देखो भैया, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, ग्लोबल कंपटीशन में चेंज होगा, डिमांडिंग कस्टमर्स और होंगे, ब्रांड लॉयल्टी कम होगी। बिजनेस का फ्यूचर इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि भैया वहां पे क्या हो रहा है। So the business environment that continuously monitors the environment, business adopt suitable ways of action। सिंपल सी बात ये बोली गई कि देखो भैया, यहाँ बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो तुम टेंशन मत लेना, मैं सही कर दूंगा PDF में। बोला ये जा रहा है सिंपल कि भैया आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हो तो आप कंटिन्यूअसली सीख रहे हो एंड अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हो। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे आते हैं। बहुत तेज तो नहीं हो रहा ना, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं भगा भगा के पढ़ाना चाह रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आप आराम से इस PDF को देख लेना, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे तो प्लीज लेट मी नो, है ना। देखो सिंपल है, फीचर्स की बात करते हैं तो टोटलिटी में सारे फोर्सेस हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस है, जनरल फोर्सेस हैं। स्पेसिफिक वो हैं जो किसी फर्म को अफेक्ट करते हो, जनरल वो है जो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हो, ठीक है। इंटर रिलेटेडनेस मतलब दो फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेट करते हैं, सारे आपस में इंटर रिलेट करते हैं। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता रहे, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी का मतलब कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जिसको समझना मुश्किल हो, ठीक है। ओके, रिलेटिविटी का मतलब कि हर कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट मोर एडवांटेज का मतलब है कि पहली बार इंडस्ट्री में आपने वो बिजनेस किया और आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको कई एक दे दिए। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में खतरे की घंटी बजती है, उसको समझना पड़ेगा नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। जैसे टाटा रैनो और किंगफिशर के साथ हुआ। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज के अंदर इन्वॉल्वमेंट हमको बहुत सारे रिसोर्सेज देता है, हमको पकड़ना पड़ेगा नहीं तो कोई और पकड़ लेगा। फिर आता है रैपिड चेंजेस, चेंजेस रैपिडली हो रहे हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे आपको मास्क लगाना पड़ा, ठीक है ना। पहले आप नहीं लगाते थे तो आपने चेंजेस को क्या किया, अडॉप्ट किया। फिर बेहतरीन रेपुटेशन बनाने के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा कि कौन आपके कस्टमर है, क्या पसंद कर रहे हैं। जैसे मैगी ने बच्चों को टारगेट किया, ठीक है, खासकर माँ बेटे के रिश्ते को टारगेट किया। फिर आते हैं लर्निंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते जाओ। आप हल्दीराम का एग्जांपल ले लो कि कैसे ये गांव से निकले और आज इतने बड़े स्टोर, इनका जो रिटेल आउटलेट बिजनेस है वो इतना बड़ा बन चुका है, हर शहर में पहुंच चुका है। बहुत सारी चीजें आ गई। चलिए आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बेटा यही हमारा एक आप कह सकते हो कि मेजर बात करने का मुद्दा है आज, ठीक है ना। इसी में से आपको अधिकतर टॉपिक देखने के लिए, अधिकतर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। आते हैं यार, सिंपल है, फीचर्स पे आते हैं। बेटा फीचर्स में आप ऐसे समझो, अच्छा सॉरी, ये फीचर्स नहीं है, फैक्टर्स हैं, गलती हो गई बोलने में। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। देखो अगर मैं बच्चों में इंटरनल की बात करूं, ध्यान से समझना, इंटरनल वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, यानी कि विद इन द बिजनेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नोट कर लेना। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं, यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फर्क क्या है बेटा? दूसरा फर्क ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस के, जैसे आपके घर के अंदर क्या हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है, तो ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है, अंडर कंट्रोल। बिजनेस के कंट्रोल में होता है कि घर के अंदर मतलब क्या चल रहा है मेरे बिजनेस के अंदर, और ये आपके कंट्रोल के बाहर होता है, जैसे बारिश मेरे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है ना। तो आउटसाइड द कंट्रोल, आउटसाइड द कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल में था, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। बेटा सबसे पहले आते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब समझते हैं और इसमें क्या क्या फैक्टर्स है वो समझते हैं। देखो इंटरनल मतलब कि आपके घर के अंदर क्या मुद्दे चल रहे हैं। अब मेरे घर में कौन है भाई? पापा है, मम्मी है, बहन है, राइट। तो चाचा है, चाची है, ज्वाइंट फैमिली है। बेटा उसी तरीके से आप अलग अलग लोगों को देखो। सबसे पहले आपके बेटा बिजनेस में कौन आएगा? आपके एम्प्लॉइज आएंगे। वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। देखो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट वही पढ़ा रहा हूं। ह्यूमन रिसोर्स कैसा काम कर रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हैं, मोटिवेटेड है कि नहीं है, सैलरी टाइम से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, छुट्टी तो ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीजें, तो वो अच्छा होना चाहिए। लेबर यूनियन, बेटा लेबर यूनियन मतलब जो
ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट तक बात पहुंचाते हैं कि लेबर्स को क्या चाहिए, और लेबर्स तक बात पहुंचाते हैं कि मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो लेबर यूनियन से आपके क्या रिलेशन है? कई बार आपने सुना ना, लेबर यूनियन ने हड़ताल कर दी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कंपनी में ताला लग गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, काम कर नहीं हो रहा है, काम हो नहीं रहा है, सिर्फ हमारी मांगे पूरी करो। तो लेबर यूनियन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा भैया, नहीं तो लॉस हो सकता है। आगे देखो सर, हमारी कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है। सर व्हाट इज कल्चर? कल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ के लोग सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम पे कोई फोकस ही नहीं है, सोशल नीड्स हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब हम कुछ अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटी के लिए कुछ करते हैं, कभी उनको पिक्चर दिखाने, जैसे स्कूल में क्या होता है, बच्चों को घुमाने ले गए, कभी मूवी दिखा दी। 14 नवंबर आ रहा है, 14 नवंबर, तो वहां बच्चों को कुछ मूवी दिखा दी, कुछ फन एक्टिविटी हो गई है ना। तो फन एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड है कि नहीं है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ऐसी सारी चीजें। फिर आते हैं सर हम लोग अपने फिजिकल रिसोर्सेज पे। देखिए बेटा, आप एक बात समझिए, मैं कहता हूं कि यार मुझे ना मुझे मकान बनाने का काम मिला है। बेटा मकान बनाने के लिए टूल्स भी तो मेरे पास होने चाहिए। मकान बनाने के लिए जो टूल्स हैं मेरे पास होने चाहिए। मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है आपके लिए, जस्ट कॉमर्स के लिए, तो मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड, ये कैमरा, सब कुछ होना चाहिए। यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज मेरे पास हैं कि नहीं है। सर वैसे फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? सिंपल सी बात है, लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है ना, और आप देख लो प्लांट है, मशीन है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड क्या है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये मशीन है। तो बेटा ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? आप कुल मिला के कह सकते हो कि मेरी कंपनी में एसेट्स हैं कि नहीं है। भाई एसेट्स का होना बहुत जरूरी है, जिनका इस्तेमाल करके मैं अपना काम करूंगा। इसके अलावा भैया मेरी कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज क्या है। बेटा एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम मुझसे क्यों पढ़ोगे यार? अगर मैं आज की डेट में, देखो आपने बहुत सारे टीचर्स की पुरानी वीडियोस देखी होंगी जहां पे वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो चलता था 2020 2019 में। आज की डेट में बेटा मैं ऐसा काम करूंगा तो आप मुझसे पढ़ोगे नहीं लिटरली। जब तक मैं डिजिटल बोर्ड ना लगा लूं, जब तक मैं कैमरे पे ना पढ़ा लूं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप मुझसे पढ़ोगे ही नहीं। आप किसी ऐसे टीचर के पास जाओगे जो डिजिटल बोर्ड पे और कैमरे पे पढ़ा रहा है। अगर मेरे कैमरे की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो भी आप मुझसे नहीं पढ़ोगे। अगर डिजिटल बोर्ड नहीं अच्छा होगा तो भी आप मुझसे नहीं पढ़ोगे। वो जमाने गए जहां पे टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया करते थे, समझ रहे हो ना। वो हमने भी किया हुआ है एक जमाने में, 2019 2020 में हमने ये किया हुआ है, 2021 में हमने ये किया हुआ है। बट आज की डेट में बेटा ये काम नहीं चलेगा। तो टेक्नोलॉजी अप टू डेट होनी चाहिए। बेटा वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम मतलब वैल्यूज क्या है आपके, मॉरल्स क्या है, क्या चीजें गलत है आपके लिए, क्या चीजें सही है। मिशन क्या है आपका और ऑब्जेक्टिव क्या है। मिशन क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म गोल्स। विजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि सर मुझे अचीव क्या करना है, मैंने कंपनी बनाई क्यों थी। और बेटा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर है कि डिविजनल स्ट्रक्चर है। अभी आपको आपके ऑर्गेनाइजिंग में चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डेलीगेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। याद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो सब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो, ये आता है स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहले इंटरनल इन्वायरमेंट का मसला समझ लेते हैं आगे चल के। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है समझना, जो बताया है वही यहां पे लिखा हुआ है। दोज फैक्टर्स आर यूजुअली अंडर द कंट्रोल। बेटा बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होता है, पहली चीज। इंटरनल इन्वायरमेंट रिफर्स टू द कल्चर। यहां पे कल्चर की बात हो रही है, मेंबर्स की बात हो रही है, इवेंट्स की बात हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है, जो बिजनेस के अंदर है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। विद इन वर्ड दिख रहा है आपको? बिजनेस के अंदर रह के आप काम कर रहे हो तो वो हो गया। दैट हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्पेशली द बिहेवियर ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स। सिंपल सी बात है कि भाई मेरे घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? मेरे घर वाले हैं, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे टेबल भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, वो सब अलग अलग चीजें होंगी, राइट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट बेटा वो कल्चर, वो मेंबर्स, वो इवेंट्स, उन लोगों की बात कर रहा है जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जिनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है, राइट। तो उसे हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स बोलते हैं। एक नजर और मान लेते हैं इन फैक्टर्स के ऊपर। वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, एक बार आप लोग और देख सकते हो। सबसे पहला क्या था बेटा, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है। हाँ, कंपनी की पॉलिसीज कैसी है इससे भी तो फर्क पड़ेगा ना भाई, कंपनी कैसी पॉलिसी बना रही है। तो कंपनी की भैया पॉलिसी क्या है, पॉलिसी सही तरीके से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या अचीव क्या करना चाहते हो, वहां से भी बात बनेगी। मिशन यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है आपकी कंपनी के। पैसा कितना है आपके पास, देखो पैसा भी इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो। तो और फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि फिजिकल रिसोर्स यानी कि सर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। देखो बेटा यही तीन रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इंसान, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसा,
और फिजिकल रिसोर्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एसेट्स की बात हो रही है। लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन कैसे हैं, पता चला रिलेशन बहुत खराब है, आए दिन फैक्ट्री पे ताला लग रहा है, लॉस होगा ही होगा, ठीक है ना। पॉलिसीज कैसी हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, मिशंस कैसे हैं, आपकी कंपनी की फिलॉसफी और वैल्यूज क्या है। जैसे मैं आपको बात आता हूं, ये जो जस्ट कॉमर्स है ना, ये जो जस्ट कॉमर्स है ना, तो ये पता है ये क्या है, ये जस्ट कॉमर्स क्या है, ये कोई कंपनी नहीं, लिटरली कोई कंपनी नहीं है। मैंने इसको कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि जानते हो चैनल बहुत छोटा है, इसको क्या ही कंपनी में बनाऊं मैं, है ना। लोग कोई सुनेगा तो मजाक भी उड़ाएगा मेरा कि भाई इतना छोटा चैनल तुमने कंपनी बना दी। तो मेरे लिए मेरी कोई कंपनी नहीं है ना। ये मेरे लिए एक फीलिंग है, ये मेरे लिए एक आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में मैंने पहली बार खुद कुछ क्रिएट किया है। आप सोच के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि मैं आपसे पूछता हूं कि यार आपने अभी तक जिंदगी में क्या क्रिएट किया है खुद का, राइट, खुद का। आप पढ़ा लोगे, मैं बहुत जगह नौकरी कर चुका हूं, बहुत जगह पढ़ा चुका हूं, बट ये जस्ट कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो मेरी क्रिएशन है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, राइट। तो ये मेरा मेरा मतलब इसको जन्म देने वाला मैं हूं। वो फीलिंग ही अलग है जब मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा हूं, राइट। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं इससे चार पैसे मतलब वैसे कमा लूं जैसे जो चीजें सही ना हो, जो रास्ता सही ना हो। देखो पैसे, लिटरली आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग जानते हो पैसों की क्या जरूरत है। यस, पैसा कमाने के बारे में सोचता हूं, क्यों नहीं सोचूंगा, सोचूंगा। खर्चा हो रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, मेरी मेहनत लग रही है, दो चार पैसे आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट दो चार पैसे आएंगे तो ये अच्छी बात है मेरे चैनल पे, मैं अपने चैनल पे और पैसे लगा पाऊंगा। बट मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरे बच्चों को हर्ट हो और मेरे चार पैसे बन रहे हो, राइट। तो ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी फिलॉसफी है, राइट। बस इतनी सी बात है। तो बेटा इंटरनल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। चलिए आगे आते हैं बेटा, और अपने चार्ट पे दोबारा चलते हैं, जहां पे आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेटा दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो क्या होता है बेटा, आप इसको माइक्रो को स्पेसिफिक फोर्सेस कह सकते हो जो किसी एक फर्म पे इफेक्ट डालते हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, राइट। अब जब आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट पे, तो मैक्रो में क्या क्या आता है। मैक्रो का मतलब होता है कि भैया जो पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाल दे, क्या क्या समझिएगा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल। ध्यान समझना बेटा, ये ग्लोबल और डेमोग्राफिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लिखा हुआ है चार्ट में, मैंने बता दिया। बट अब मत पूछना कमेंट करके सर आपने डेमोग्राफिक नहीं पढ़ाया, आपने ग्लोबल नहीं पढ़ाया। आपके सिलेबस में सिर्फ पांच चीजें हैं, सोशल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। बस इतनी चीजें, पांच चीजें आपको पढ़नी है। चलिए बेटा आगे आते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, क्या है भैया बताओ। बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स, बता चुका हूं। एक्सटर्नल का मतलब जो आपकी कंपनी के बाहर हो रहा हो और जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है। और इन्फ्लुएंसेस दैट इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, द बिजनेस मस्ट एक्ट और रिएक्ट टू कीप अप इट्स फ्लो ऑफ ऑपरेशन। अब देखो इन्होंने ये बोला कि भैया इन्वायरमेंट तो चेंज होगा, इन्वायरमेंट का काम है चेंज होना, इन्वायरमेंट का काम है कि वो चेंज होता रहे। अब आपको ये देखना है कि आप एक्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एक्ट करना मतलब पहले ही एक्ट कर लो और पहले से तैयारी कर लो। रिएक्ट करने का क्या मतलब है कि भैया कांड हो जाने के बाद कर्म करो। तो एक्ट का मतलब क्या है कि कांड हो जाने से पहले ही कर्म कर लिया, और रिएक्ट का मतलब क्या है कि कांड होने के बाद आप कर्म कर रहे हो। देख लो भैया क्या करना है, कांड होने के बाद करना है या पहले करना है। जैसे आपको पता है कि मच्छर काटेंगे तो आपने पहले ही ऑल आउट जला लिया, ये है एक्ट। और एक बार मच्छर ने काट लिया फिर आपने ऑल आउट जलाया, ये है रिएक्ट। तो देख लो भैया क्या एक्ट और रिएक्ट करना है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। बेटा माइक्रो मैक्रो पढ़ चुके हैं अपन, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी देख चुके हैं। बेटा अब हम लोग आते हैं सीधे और सीधे मैक्रो इन्वायरमेंट की तरफ। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला आता है बेटा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ओके, तो बच्चों इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपको इसको याद करना है ना, वैसे मैं आपको कंपोनेंट्स भी दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इतनी बात समझना जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं। देखो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, 11th क्लास से पढ़ रहे हो, 12th में आपने पढ़ा माइक्रो, पढ़ा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, अभी 12th में आप मैक्रो पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हो। आपको मोटी मोटी बात बताओ, मोटी मोटी बात। बेटा क्लास 11 के अंदर तुमने जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ठीक है ना, और क्लास 12 के अंदर तुमने जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ ली है ना, उसमें से कोई भी टर्म अगर आपके आ जाए
टर्म अगर आ गया तो आप समझ जाना कि वहां पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। सर हमने तो पढ़ा है इन्फ्लेशन के बारे में, डिफ्लेशन के बारे में, बैंक रेट के बारे में, रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। हमने लोगों की इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आती है ना, सारी चीजें आती हैं। जीडीपी पढ़ी है, नेशनल इनकम पढ़ी है, भाई ये सारी चीजें यही आती हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, change in income of people, monetary policy, fiscal policy, price level changes are some of the economic factors. It has immediate and direct economic impact on the business. बेटा बिजनेस के ऊपर इसका इमीडिएट और डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये कि सर क्या ये लिख के आऊं मैं क्लास 12th में, ये तो बड़ा छोटा सा कंटेंट दिया आपने। अरे भाई रुके रहो यार, देखते रहो, कंटेंट बहुत प्यारा है यार तुम्हारे लिए। ये तो तुम भी समझ गए होगे अभी तक पढ़ पढ़ के मुझसे कि कंटेंट में कमी नहीं दूंगा, ठीक है ना। चीजें लेके आया हूं आपके लिए बेटा, एनसीईआरटी का पेज है, उस पे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी का पेज है, कोई छुपाने वाली बात नहीं कि मैं दूसरी दुनिया से नहीं आया हूं ना, और ना ही तुम्हें कंटेंट ऐसा दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट ना हो तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी का पेज है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, तुम भी जाके अपने आप पढ़ सकते हो, बाकी यहाँ पे मैंने जोड़ा हुआ है, पढ़ के देखते हैं बेटा। नीचे से शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आते हैं बेटा, नीचे से ही आते हैं। सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट है ना, देख लो इतने सारे पॉइंट्स हैं, लिख के आने में हेल्प मिलेगी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में कितना आउटले यानी कि कितना खर्चा करने के बारे में प्लान कर रही है। प्लान आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। पब्लिक डेप्ट हमारी कंट्री में, पब्लिक डेप्ट गवर्नमेंट का कितना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेटा इंटरनल मतलब कि देश के अंदर कितना है, और एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर से कितना है। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई की क्या हालचाल चल रहा है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज कैसी हैं, वो भी यहां पे आता है। एग्रीकल्चर का क्या सीन चल रहा है हमारे देश में, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या सीन चल रहा है, ट्रेंड के बारे में है, इसलिए बोल रहा हूं क्या सीन चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है हमारे देश का इस समय, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के क्या हालचाल है, कम है फॉरेन एक्सचेंज, ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, वो वाली चीज। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश का कैसा है, सेविंग कैसी है देश में, इन्वेस्टमेंट कैसा है देश में, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, एंड पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, हर इंसान इंडिया में कितना पैसा कमा रहा है, सारे इकोनॉमी के टर्म्स है यहाँ पे आते हैं। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैसा है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के क्या रोल चल रहे हैं, ये सारे बेटा कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। मैं कहता हूं ये सारे अगर तुम फैक्टर लिख के आओगे ना, तो बेटा कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो तुम्हारा नंबर काट पाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं सर और बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। बेटा जब आपसे सोशल बोले तो आप बस एक मेरा वर्ड याद रखना, सोशल माने क्या होता है, समाज, ठीक है। सोशल मतलब समाज। आप सुनते आए हो ना कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, समाज के 5 लोग क्या कहेंगे, समाज के 6 लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हो, है ना। समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, वो 4 लोग ये ऐसा कहेंगे, वो 4 लोग वैसा कहेंगे। अपने से मतलब नहीं है, 4 लोग क्या कहेंगे उस पे मतलब है। और इसीलिए एक देखी होगी आपने मूवी संजू करके दी है ना, तो उसमें संजय दत्त को उनके पिताजी सुनील दत्त एक गाना गाने के लिए कहते हैं। वो गाना होता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, लेकिन लोग छोड़ते का है। गाना 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 बहुत पुराना ही है, लेकिन लोग छोड़ते का है, ठीक है। वो कह रहे हैं रहना बीत जाए, हम समाज की चिंता करेंगे, ठीक है ना। चलो तो सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं बच्चों। सोशल इन्वायरमेंट में आप जिस सोसाइटी में अपने बिजनेस को चला रहे हो वहां पे क्या चल रहा है, तो इट इंक्लूड वेरियस सोशल फोर्सेस, जैसे कि बेटा कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज, रीति धर्म, राइट, बिलीफ, लोग किन चीजों में भरोसा कर रहे हैं, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, एजुकेशनल लेवल, पढ़ाई लिखाई का क्या लेवल है ना। जैसे केरला 100% लिटरेसी है ना, केरला 100% लिटरेसी सर। बिहार में चले जाएंगे थोड़ी लिटरेसी रेट कम मिलेगी, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल, वैल्यूज, अब आप बेटा बिहार के किसी गांव में जाएंगे और लुई वितौं के बैग बेचेंगे, नहीं बिकेगा, जाओ बेच के देख लो, अभी बोल रहा हूं जाओ, ठीक है, तुम जाओ लुई वितौं का बैग लेके जाओ, 50,000 का, 1 लाख का, बिहार के किसी छोटे से गांव में, यूपी के किसी छोटे से गांव में जाके बेच के देख लो। एक का एक दो लोगों ने खरीद लिया तो खरीद लिया। अब वहां पे फैक्ट्री लगा दोगे, वहां पे शोरूम लगा दोगे लुई वितौं का और एचएम का और जारा का और गुच्ची का, वर्साचे का, जाके देख लो, करके देख लो, खरीदेंगे नहीं लोग, ठीक है। वो चीज है, गांव में गाड़ी बिक जाएगी, बुलेरो, स्कॉर्पियो, लेकिन ये नहीं बिकेगा, ये बात तुम लिख के ले लो मुझसे, ठीक है ना। तो वो वाली चीज है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखो आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो रहे हैं, आजकल लोगों को हेल्दी ड्रिंक्स पीनी है, जैसे मिनरल वाटर पीना है जगह जगह पे, ठीक है ना। डाइट कोक, आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है डाइट कोक का, कोक नहीं पियेंगे, डाइट कोक पियेंगे,
ठीक है। टोबैको की डिमांड कम हो रही है, फैटी फूड समोसे खस्ते कचौड़ी की डिमांड कम हो रही है। तो सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। कुछ कंपोनेंट्स एनसीईआरटी के बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरी बात मानना बेटा, सीयूटी में बहुत बार पूछा जाता है। एंड यस बेटा, मतलब मैं अगर हाथ जोड़ भी सकूं ना आपके सामने, तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भाई ये कंपोनेंट्स पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। एंड यस, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, और इतना पढ़ लेंगे ना तो इसके बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी देता हूं। ठीक है, क्योंकि 4-5 साल से तो मैं सीयूटी 2-3 साल से सीयूटी पढ़ा रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 12th का, इससे बाहर नहीं आता। ठीक है, पढ़ के देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। बेटा फैमिली का कॉम्पोजिशन कैसा है, फैमिली का कॉम्पोजिशन कैसा है, माँ है, मतलब कितने लोग, मतलब बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो वो वाली चीज है। कंजम्पशन के हैबिट, अब जैसे किसी किसी सोसाइटी में, आप जैसे हमारे यहाँ आप बिलीव करोगे तो हमारे यहाँ जैसे दही चूरा खाया जाता है। जो बच्चे यूपी बिहार के गांव के होंगे उनको पता होगा, दही चूरा खाते हैं। ठीक है ना, अब आप मुंबई जाके दही चूरा बेचोगे, नहीं खाएगा कोई, वैसी चीज है। कंजम्पशन के हैबिट्स, एजुकेशन का क्या सीन है आपके स्टेट, आपके शहर में लिटरेसी के क्या रेट है। जैसे 1900s में इंडिया की लिटरेसी बहुत डाउन स्तर पे चली गई थी। ठीक है ना, आपने सुना होगा ज्योतिबा बाई फूले जी जो है, वो फर्स्ट वुमेन टीचर थी इंडिया में 1890s या 1880s की ये बात है। राइट, उसके पहले वुमेन एजुकेशन की कोई बात करता था, कोई नहीं करता था, है ना। ज्योतिबा भाई फूले जो थे, वो हस्बैंड थे, उनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले। तो सावित्री बाई फूले जो है वो फर्स्ट फीमेल टीचर थी। राइट, उसके पहले कौन बात करता था भाई लड़कियों की पढ़ाई की। तो वैसी चीज है, आपकी सोसाइटी में से आ रहे हो, क्या टाइम चल रहा है अभी। अब आजकल तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, सब लोग मौज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ रेट, डेथ रेट, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। राइट, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें वुमेन्स की संख्या कितनी है, महिलाएं कितनी है। वर्कफोर्स से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ कितनी है लोगों की। राइट, इंडिया के अंदर। कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, अच्छे से रहना चाह रहे हैं कि नहीं, है ना, अच्छी कंडीशंस में रह रहे हैं, साफ सफाई से रह रहे हैं कि नहीं। सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, लाइफस्टाइल्स, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। राइट, तो ये सारी चीजें आती हैं कि भैया सोसाइटी इनोवेशंस को अडॉप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एग्जांपल देता हूं बेटा, हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया अब से जो पेट्रोल आएगा वो आएगा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। अब बता क्या हुआ कि इंडिया में लोगों ने कहा कि अरे नहीं भैया, हम नहीं डलवाएंगे अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। क्यों नहीं डलवाएंगे, हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा। गन्ने की खेती ही सब लोग फार्मर कर रहे हैं बेटा, गन्ने वन्ने से बनता है इथेनॉल, उसको फ्यूल पेट्रोल में ब्लेंड करके इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बनाने की बात चल रही है। तो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, लोग नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कहां अभी भी नहीं आ रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। डाटा कह रहा है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुकी है। ठीक है, कहां आ रहा है भाई इथेनॉल ब्लेंडेड, हमें तो नहीं मिल रहा। ठीक है, और हमारी गाड़ी में अगर जा रहा है तो हमको पता भी नहीं है, सही बात तो ये है। क्योंकि पेट्रोल की टंकी पे अगर पेट्रोल भराने जाओगे तो वो डंडा लेता है, डाल देता है उसमें गाड़ी की टंकी में, पेट्रोल भर जाता है, हमको दिख ही नहीं रहा क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो वो वाली चीज है। चलो, तो लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक वो मैटर है। फिर आता है बेटा आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बेटा टेक्नोलॉजी समझते हो, बहुत सिंपल है सर। अभी जैसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी है। देखो मैं आपको बताता हूं, जहां भी एक वर्ड आ जाए इंटरनेट, जहां वर्ड आ जाए कंप्यूटर, जहां वर्ड आ जाए मोबाइल फोन, जहां वर्ड आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जहां वर्ड आ जाए रोबोटिक्स, ठीक है ना, जहां वर्ड आ जाए स्मार्ट, स्मार्ट जैसे व्हीकल, स्मार्ट जैसे फोन, जहां वर्ड आ जाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो बेटा समझ जाना कि वहां पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और यही सब आपके कीवर्ड है। एग्जांपल के तौर पे बेटा, आजकल देखो मैंने तो पहन रखी है एक ट्रेडिशनल एनालॉग वॉच। दिस इज नॉट अ स्मार्ट वॉच, दिस इज अ नॉर्मल एनालॉग वॉच जिसमें सुइयां होती है, देख सकते हो। लेकिन बहुत से लोग डिजिटल वॉचेस या आप कह सकते हो स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। आर्टिफिशियल फैब्रिक पहनते हैं बेटा, ट्रेडिशनल फैब्रिक लोगों ने पहनना बंद कर दिया है, सिल्क फैब्रिक लोगों ने पहनना बंद कर दिया है। रेलवे की टिकट, पहले हम लोग बेटा ट्रेन की टिकट करानी होती थी तो लाइन में जाके खड़े होते थे, और उसको कहते थे खिड़की, रेलवे की खिड़की, खिड़की पे जाके हम लोग टिकट बुक कराते थे। आजकल हम लोग पेटीएम बुक माई शो पे टिकट बुक कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इंटरनेट पे बुक कर ले रहे हैं। आगे देखो,
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है, कीवर्ड्स अब मैं देता हूं आपको, ध्यान से सुनो, ये है कीवर्ड्स। इट प्रोवाइड न्यू एंड एडवांस वेज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के क्या और बेहतरीन तरीके आ गए हैं? हाँ जी आ गए। जैसे पढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका आ गया ना, पहले तो हम लोग टीचर थे तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे ब्लैक मार्कर लेके, और कैमरा तो था नहीं, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते थे। आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं, आज हम लोग 100 100 200 बच्चों को, 1000 1000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से। A businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product. आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को समझना पड़ेगा। अगर आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करनी है तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को समझना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं बेटा और बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान से समझना बेटा। यहां पे यह आता है, देखो जब आप एक वर्ड सुनते हो ना पॉलिटिक्स, ओ सर राजनीति की बात होगी क्या, बीजेपी कांग्रेस आप लड़ाई करवाएंगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ये कहता है कि देखो भैया राजनीति की बात नहीं करनी है। यहां पे ये है कि यार जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को बनाती है, यहां पे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। किसी स्टेट में किसी की और की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट है, आज किसी और की, कल किसी और की होगी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस से कैसे डील कर रही है, क्या बिजनेस के बारे में पॉजिटिव है, क्या उनकी आइडियोलॉजी पॉजिटिव है, क्या वो बिजनेस के बारे में आप कह सकते हो कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत में कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है ना। चेंजेस इन पॉलिटिकल चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन, चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी या नई गवर्नमेंट के आने से बिजनेस पे फर्क पड़ता है, लेकिन कैसे देखिएगा। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि विचारधारा, क्या बोलते हैं विचारधारा, एंड एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द बिजनेस, कि बिजनेस के बारे में ये गवर्नमेंट क्या सोचती है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस कम्युनिटी व्हाइल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अच्छा हाँ, अगर देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, जैसे इस समय आप देखेंगे तो हमारे देश में ठीक ठाक स्टेबिलिटी है ना। कोई कहीं कोई दंगे नहीं हो रहे, कहीं कोई रायट नहीं हो रहे, ठीक है ना, कहीं कोई आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही मार धाड़ नहीं हो रही। सिंपल है कि अगर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेबल है तो क्या होगा, स्टेबल है तो भैया बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया ये कंट्री अच्छी है बिजनेस करने के लिए, लोग आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, तो उससे क्या आएगा बेटा, मे ब्रिंग अनसर्टेनिटी। तो उससे क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। सर आप कहना क्या चाहते हैं बेटा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर देश में सब कुछ सही चल रहा है, अगर देश में पॉलिटिकल पार्टी की स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी को एक बढ़ावा मिलता है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, अगर देश में कुछ भी होगा, ठीक है, तो बेटा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, जो फॉरेन बैंक्स होंगे, जो हमारे देश में फॉरेन कंट्रीज होंगी, वो इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी, अब वो नहीं करेंगे। सिंपल। तो स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सर 5 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स की तरफ आप बढ़ रहे थे ना कि कंपोनेंट्स बताओ, कंपोनेंट बताओ, बताता हूं 5 कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी की। ओहो, चलो इसको ले लेते हैं हम लोग ब्लैक। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में है कि नहीं है, कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बेटा इसी के अंदर आती है। अब कुछ लोग इस समय कह रहे हैं हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बहुत खराब है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेली हड़काया करता है, ठीक है ना, बांग्लादेश भी हमारे साथ में नहीं है, श्रीलंका भी हमारे साथ में नहीं, नेपाल भी हमारे साथ नहीं है। तो बेटा आपको बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी कभी भी परमानेंट नहीं होती, हमेशा टेम्परेरी होती है। कल अमेरिका से हमारी दोस्ती नहीं थी, आज हुई, कल फिर नहीं होगी। ठीक है ना, रशिया से हमारी दोस्ती कल थी, आज है, पता नहीं कल हो ना हो। चाइना से हमारी लड़ाई कल थी, आज दोस्ती है, कल क्या हो पता नहीं। फॉरेन पॉलिसी का ये सीन चलता रहता है। हमें वो काम करना है जो नेशन के इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के साथ हो। ठीक है ना, वो वाली चीज है। नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेट यानी कि जो नौकरशाही लोग हैं, नौकरशाही मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते रखते हैं, उनका क्या हालचाल है। और पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा यानी कि फिलॉसफी क्या कहती है। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि बहुत सालों तक हमारे देश की गवर्नमेंट ये डरती रही कि कहीं दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई बाहर की कंपनी आके इंडिया में दोबारा रूल ना करने लगे, क्योंकि बेटा आई तो ब्रिटिशर्स में ना आए थे, वो तो एक कंपनी आई थी हम पे राज करके चली गई 200 साल।
200 साल हम पे राज करके चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल राज किया, 100 साल राज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो हमारे जो देश में जब पहली बार आजादी मिली, संविधान बना 1950 में, तो हमारे देश के लीडर्स के अंदर ये डर था कि यार कहीं ऐसा ना हो दोबारा से कि हमने ट्रेड वेड चालू कर दिया तो ये आ जाए दोबारा, और ये समझ रहे हो हमारी कंट्री को दोबारा से गुलाम बना ले। एंड वैसे ही पार्टीशन वार्टीशन करा चुके थे ये लोग, है ना। ब्रिटिशर्स गए तो गए, पार्टीशन का तोहफा हमको दे के गए। ठीक है, कंपोनेंट्स के ऊपर एक बार नजर मारते हैं बेटा, नीचे से शुरू करते हैं। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री, हमारे देश की बाकी के देशों के साथ कैसी रिलेशनशिप है, इससे बेटा बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना। भैया अमेरिका से लड़ाई करोगे, ठीक है ना, तो अमेरिका के लोग जो तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे अब वो नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो ना, वो वाली चीज है। बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का कितना और कैसा इंटरवेंशन है, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। जो पार्टी सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है और प्रैक्टिस क्या है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक द गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसीज, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो कैसा काम कर रही है। लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी कितनी है, क्या वो हर चीज का राजनीतिकरण तो नहीं कर देते हैं, देश में कुछ भी होता है। नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, बेटा हमारे देश के प्रमुख पर्सनालिटीज कौन है। कांग्रेस में आप देख लें तो राहुल गांधी बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना, बीजेपी में अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, स्टेट में अपने अपने अध्यक्ष हैं। तो वो लोग की वो कैसी बातें कर रहे हैं मीडिया में, या वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, है ना, तो वो वाली चीज है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी विचारधारा क्या है बिजनेस को लेके। डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, बिजनेस और इकोनॉमिक इश्यूज का पॉलिटिसाइजेशन कितना हो रहा है देश में, राजनीतिकरण। ठीक है ना, सिंपल है। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, और देश में पॉलिटिकल सिस्टम का क्या सीन चल रहा है, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि भाई जैसे अभी मैं तो देखो अपना चैनल खुल के बात कर सकता हूं, वोकल हो सकते हैं हम लोग। जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं, मैं देखो मैं उनकी बात पे ना यस कह रहा हूं ना मैं उनकी बात पे नो कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि वो ये हमेशा मीडिया में वोकल रहते हैं इस बारे में कि भैया जो हमारे अडानी है या जो हमारे अंबानी है ना, ये सरकार तो अमीरों की, आपने सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, कोई मेरे मुंह से पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। मीडिया में सारे स्टेटमेंट आते रहते हैं कि भैया ये तो मोदी गवर्नमेंट की वो है, बिजनेसेस हैं, ये तो इन्हीं के लिए काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। अगेन मैं कभी इस पे यस नहीं बोल रहा, मैं कौन होता हूँ यस नो बोलने वाला, और ना ही मैं कोई मीडिया का बंदा हूँ, जर्नलिस्ट तो हूं नहीं मैं। ठीक है ना। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो तो ऐसी चीजें बातें चलती रहती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, कि भैया किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इल्जाम लगा दिया जाए कि भैया तुम तो बिजनेसमैन का साथ देते हो, तुम तो बड़े लोगों की सरकार हो, मिडिल मैन का नहीं सोचते। हालांकि अभी देखिए जीएसटी आ गया, जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए, जीएसटी 2.0 जिसको आप कह रहे हैं, टैक्स स्लैब का जो रेट है वो 12 लाख तक हो गया, 12 लाख तक फ्री हो जाएगी आपकी इनकम, टैक्स नहीं कटेगा। तो ये सारी चीजें मिडिल क्लास के लिए भी हो रही हैं, बट चलिए कोई नहीं, है ना, पब्लिक है सब जानती है। आगे बढ़ते हैं, लीगल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। सर गोल्ड फ्लेक की डब्बी है, यानी कि सिगरेट की डब्बी है, और बेटा इस पे एक चीज लिखी हुई है स्मोकिंग किल्स, यानी कि कैसी आयरनी है कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स। अरे भैया सिगरेट पीने वाले को पता है कि स्मोकिंग किल्स, लेकिन वो फिर भी पी रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि सर पीने वाला तो पिएगा, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि बेटा एडवर्टीजमेंट करना बहुत अल्कोहलिक प्रोडक्ट का और स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स का गलत है, गलत बात है, लॉ ने मना कर रखा है। दूसरी चीज ये कि अगर आप बेचते भी हो तो आपको एक वार्निंग लिखनी होती है अपने डब्बे पे। ठीक है, सब सरकार ने इतना कानून बना ही रखा है, तो सरकार बंद काहे नहीं कर देती है बेटा। रेवेन्यू, रेवेन्यू, टोबैको एंड अल्कोहल इज द मेजर रेवेन्यू सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ रहे हैं, बहुत रेवेन्यू आता है। ठीक है ना। कोविड-19 जब का लॉकडाउन जब खत्म हुआ था, तो सबसे पहले पता है क्या खुले थे, ठेके खुले थे, ठेके हमारी दिल्ली के अंदर। एंड बेटा 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लग के लोगों ने शराबें खरीदी है दिल्ली के अंदर। आप लोग जाओ यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो पुरानी। ठीक है, तो लीगल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है सर, बड़ा सीधा सा मतलब ये है कि जो कानून में लिखा है वो बात आपको माननी है। ठीक है, अब कानून का सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम लॉ हो गया। ठीक है ना। तो अगर कोई लॉ, अगर कोई लेजिस्लेशन यानी कि रूल पास हुआ है किसके द्वारा, बेटा गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं, जिला प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन जिसको आप लोग बोलते हैं ना आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सर्विस में जो बंदा होता है, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
जिला प्रशासन संभालने वाला, कोई ऐसा ऑर्डर आ गया, जैसे गर्मी ठंडियों में छुट्टी हो गई बच्चों की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आ गया। बेटा कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट कोई भी हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कोई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन, कमीशन बोले तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कोई ऐसा, जैसे धारा 144 लागू हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे, 144, किसी भी एजेंसी का ऑर्डर, जैसे सीबीआई का ऑर्डर, ईडी का ऑर्डर, है ना, एनआईए का ऑर्डर, तो मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल, बेटा क्या बोला जा रहा है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करना मना है, प्रोहिबिट है, और सिगरेट के डब्बे पे वार्निंग लिखना बहुत जरूरी है। आप बेटा ये दोगे सिगरेट के डब्बे की बात, मूवीज देखते हो, केजीएफ, पुष्पा, जहां पे हीरो जो है वो सिगरेट फूफू कर रहा होता है, फूफू, है ना, तो जब वो फूफू कर रहा होता है तो यहाँ पे साइड में लिख के आता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो फूफू वो कर रहा है बट यहाँ लिख के आता रहता है, राइट। तो ये हो गया बेटा आपका लीगल इन्वॉल्वमेंट। क्या लीगल इन्वॉल्वमेंट के कंपोनेंट हमको पढ़ने बेटा, यही कंपोनेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप अपने टॉपिक्स की लिस्ट को देखें एक बार, तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए जितने भी मेजर मुद्दे थे हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को समझ ले गए, हम लोग फीचर समझ ले गए, इंपॉर्टेंस समझ ले गए, इंटरनल पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग डिमोनेटाइजेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 12th में आएगा। लास्ट में सीयूटी का एक टॉपिक है एलपीजी पॉलिसी, वो पढ़ के चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आते हैं डिमोनेटाइजेशन की बातचीत करते हैं, राइट। तो बच्चा पार्टी ये है डिमोनेटाइजेशन। क्या है डिमोनेटाइजेशन? बेटा डिमोनेटाइजेशन का मतलब हुआ नोटबंदी। क्या मतलब हुआ बेटा? डिमोनेटाइजेशन का मतलब हुआ नोटबंदी। देखिए हुआ क्या, 8 नवंबर, है ना, 8 नवंबर 2016 के दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे उस समय के और आज के भी प्रधानमंत्री हैं और थे भी, वो टीवी पे आए रात में 8 बजे और उन्होंने क्या बोला, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से, ठीक है ना, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। इन्होंने बोला कि देखो भैया 500 और 1000 के जो नोट है वो बंद करो। अब इन्होंने और क्या क्या बात बोली, इन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, 30 दिन तक का समय है, 30 डेज का इन्होंने टाइम दिया। आप डेली जाके एक दिन में एक इंसान 5,000 रुपए बैंक में जमा कर सकता है। अगर उसके पास कोई धनराशि बैंक अकाउंट घर में पड़ी हुई है तो आप एक दिन में 5,000 रुपए जमा कर सकते हो मैक्सिमम। अब सोचो बेटा, जिसके पास करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी था वो क्या करता? लोगों ने नोट जला दिए, नदी में बहा दिए। कुछ ऐसी लाइनें बैंकों के बाहर लग गई अपने नोट जमा करने के लिए। हम भी लाइन में लगे थे 2016 में। 2016 में हम बीकॉम सेकेंड ईयर में हुआ करते थे और ऐसी लाइनों में हम भी लगे हुए। ठीक है, बात समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या, बता दिया। 8 नवंबर 2016 को रात में 8 बजे नरेंद्र मोदी जी आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने बोला कि देखो भैया, इंडियन इकोनॉमी में हम जा रहे हैं डिमोनेटाइजेशन करने। जो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन के नोट से 500 और 1000 के, उनको डिमोनेटाइज किया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट, सीजिंग टू बी लीगल टेंडर। अब देखो बेटा, बात आपको पता होगी, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, ना पढ़ा तो मेरा वन शॉट जाके देख लेना। अगर आरबीआई कोई नोट या सिक्का निकाल रही है या फिर गवर्नमेंट नोट या सिक्का निकाल रही है तो उसको हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि 500 और 1000 के नोट आज से बंद किए जाते हैं। ये हो गया लीगल टेंडर, अब ये नहीं रह गया, समझ रहे हो ना? ओके। इन्होंने अच्छा हुआ क्या कि बेटा देश में जितना पैसा था हमारे, 100% पैसा जो हमारे देश में था, उसमें से 86% पैसा, 86% पैसा क्या हो गया बेटा? इनवैलिड हो गया। ठीक है, बाकी सर ये 14% में क्या था बेटा? बाकी के 14% में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ठीक है ना, या फिर क्वाइंस का हिस्सा था। बाकी सारा पैसा क्या हो गया बेटा? हमारे देश में इनवैलिड हो गया। कितना? 86% पैसा इनवैलिड हो गया। अब आप मेरी एक और बात समझना बेटा, डिमोनेटाइजेशन 500 और 1000 के नोट का ही क्यों हुआ, 10 या 20 के नोट का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर मुझे ब्लैक मनी रखना होगा तो मेरे लिए 500 और 1000 की नोटों में ब्लैक मनी रखना ज्यादा इजी है 10 या 20 रुपए की नोट के कंपैरिजन में। डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या क्या है समझिएगा। देखिए डिमोनेटाइजेशन जब किया गया तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा भी कहा कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनसे गलती हुई, डिमोनेटाइजेशन अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं किया। कोर्ट में केस भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेटा आज की डेट में अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को क्लीन चिट दे दी है कि सरकार ने बहुत सोच समझ के, है ना, डिमोनेटाइजेशन किया था।
हम इन आरोपों को खारिज करते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन के इल्जामों से बाहर है। अब ये किया क्यों गया था, गवर्नमेंट की ओर से क्या बोला गया, जरा बात समझिएगा। इन्होंने बोला कि देखो भैया जो डिमोनेटाइजेशन है वो हमने इसलिए किया है ताकि लोग टैक्स भरना शुरू करें, है ना। क्योंकि जो अनअकाउंटेड वेल्थ है, क्या बोला इन्होंने, अनअकाउंटेड वेल्थ या ब्लैक मनी जिसको आप आसान भाषा में कहते हो, ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसके ऊपर लोग टैक्स नहीं भरते। सिंपल यही तो, टैक्स नहीं भरते। तो भैया अब से लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो अनडिक्लेयर्ड इनकम है, ठीक है, हाँ इन्होंने बोला कि जो डिक्लेयर्ड इनकम है, मतलब जो व्हाइट मनी है, जैसे मेरे पास व्हाइट मनी था मेरे घर पे, तो मैंने क्या किया, उसको जाके डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर और नए नोट बैंक से बाद में ले लिए। ठीक है, लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी था, ठीक है ना, उनको क्या बोला गया, सरकार ने उनके लिए भी रखा, उनको सरकार ने ये बोला कि भाई देखो तुम्हारे पास ब्लैक मनी है, तुम एक काम करो, हमको बता दो कितना ब्लैक मनी है और टैक्स भर दो, है ना। अब देखो सरकार कितनी अच्छी है, सरकार कितनी अच्छी बात करी, चलो रखे हो ब्लैक मनी कोई बात नहीं, हम तुमको कुछ नहीं कह रहे, जेल वेल में नहीं डालेंगे, टैक्स भर दो, थोड़ा फाइन दे दो, पेनल्टी दे दो और अपने बैंक में जमा कर दो। लेकिन लोगों ने कहा हम नहीं मानते सरकार को, अगर हमने एक बार टैक्स भर दिया, बता दिया इनको कितना ब्लैक मनी, तो हमको जेल में डाल देंगे। लोगों को डर था, लोगों ने बेटा बहुत सारे पैसे जला दिए, बहुत सारे पैसे लोगों ने नदियों में बहा दिए। मेरे घर के पास एक गोमती नदी है लखनऊ में, आप जानते होंगे, यूपी के बच्चे, वहां पे मुझे पैसे हमने भी तैरते हुए देखे और बेकार, ठीक है ना। चलो अगला फीचर क्या है सर, अगला फीचर ये है कि डीमोनेटाइजेशन आल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। याद करिएगा, टैक्स से रिलेटेड है इसलिए बेटा यही वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूं, याद करिएगा बेटा 2016 में जियो भी लॉन्च हुआ था, राइट। 2016 में जनधन खाते भी लोगों के खुलवाए गए ताकि लोग डिजिटल पेमेंट कर पाए, याद है, नहीं याद है सर, डिजिटल पेमेंट करने के लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी, तो जियो भी आया 2016 में, ये सब हो रहा है, प्लानिंग देख रहे हैं गवर्नमेंट की। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा सेविंग्स कर पाए लोग फॉर्मल चैनल में। गवर्नमेंट ने हमारे कहा कि यूपीआई की पेमेंट करो, बैंक से पैसा कटाओ, क्यों, क्योंकि बेटा यूपीआई की जब आप पेमेंट करते हो, आपके बैंक में कुछ भी आता है, तो एक एक रुपए का हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। कैश में हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास नहीं होता, लेकिन यूपीआई में हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास होता है। और इसी साल में गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि देखो भैया एक काम करो, जाओ आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराओ, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराओ। आपको याद होगा बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो ये सारी चीजें आप लोग अपने घर वालों से पूछ सकते हो कि क्या ऐसा हुआ था, वो बताएंगे हाँ हुआ था। ये सब सरकार ने इसलिए किया ताकि सरकार हमारे देश के पैसे को फॉर्मल सिस्टम में लेके आ जाए, कोई पैसा अनअकाउंटेड ना रहे। आगे बढ़ते हैं। Demonetization is also interpreted as a shift on the part of the government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated. गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करके ये जाहिर कर दिया कि आज के बाद जो लोग टैक्स चोरी करते थे वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त के बाहर है, टैक्स भरिए, सही से जीवन जिए, है ना। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज क्रिएट अ लेस, ये देखिए मैंने बोला ना डिजिटल पेमेंट, गवर्नमेंट का एम था कि हमारी इकोनॉमी को कैश लेस इकोनॉमी बनाया जाए, कैश लाइट इकोनॉमी बनाया जाए, जिससे क्या हो कि हमारे देश में फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बढ़े, फले फूले और सेविंग्स होने लगे, बैंक पे नजर भी गवर्नमेंट की रहे कि किसके खाते में कितना पैसा आ रहा है, कितना टैक्स काटना है। अगर आप लोगों ने बेटा, अभी तक तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि टैक्स कितना था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मैं टैक्स भरा मैंने, क्योंकि हम लोग ना टीचर है तो हमको जो पेमेंट मिलती है वो टीडीएस कट जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स से आप लोग स्टूडेंट हो, आगे जाके आप बीकॉम सीएस में टैक्स पढ़ोगे, है ना, टैक्सेशन पढ़ोगे, तो आप लोग देखोगे कि टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज में आते हैं। तो जो मेरा टैक्स कटता है वो मुझे सरकार से रिटर्न लेना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है। बेटा जब मैं रिटर्न भरता हूं ना, तो मेरी एक एक रुपए की कमाई, अब आप कहोगे सर 1 रुपए की, हाँ बेटा 1 रुपए की कमाई, होता क्या है कि सेविंग्स अकाउंट में अगर थोड़ा पैसा पड़ा हुआ हो तो वो तुमको 100-200 रुपए का इंटरेस्ट देते हैं। तो मेरे अकाउंट में होगा मान लो 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार रुपए पड़ा हुआ था एक अकाउंट में, 1 साल 1.5 साल से, उसमें मेरा इंटरेस्ट आया 100-150 रुपए, 100-150 रुपए के ऊपर भी वो मेरे रिटर्न में लिखा था कि 100 रुपए का इंटरेस्ट है, इस पे टैक्स काटो। समझ रहे हो, 100 रुपए कितने होते हैं, कुछ नहीं, अभी चाय पीने जाऊंगा खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो बेटा सरकार को हर एक चीज पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। आगे देखते हैं, बात करते हैं बेटा हम लोग इम्पैक्ट की। ये दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, एक बार मैं देख लेता हूँ कि दिखाई पड़ भी रहा है कि नहीं। हाँ यार दिखाई पड़ रहा है, बट उतना क्लियर नहीं होगा, बट मैं पढ़ के बताता हूँ क्या दिक्कत है। देखो क्या चीज है ये बेटा, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किसका,
बिजनेस इन्वायरमेंट, सॉरी, इंपैक्ट किसका, डिमोनेटाइजेशन का। देखिए डिमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा मैं आपको बताता हूं। अगर बात करते हैं मनी की या फिर इंटरेस्ट के रेट की, ध्यान से समझिएगा बेटा, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया, डिजिटल पेमेंट देश में बढ़ गई, कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए, तो कैश ट्रांजैक्शंस में डिक्लाइन हो गया, तो हम लिख देते हैं कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए। बैंक के डिपॉजिट्स ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, तो बैंक के अंदर जो हम लोग भारत देश के लोग डिपॉजिट करते थे वो बढ़ गए, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गई, हाँ जी, सेविंग्स हमारे देश के लोगों की बढ़ गई, क्योंकि अब सारा पैसा बैंक में हम लोग जमा करने लगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्राइवेट वेल्थ की बात की जाए, देखिए बहुत सारे लोग अपना पैसा काला धन लगाते थे कहां, रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट के प्राइसेस अचानक से क्या हो गए बेटा, रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट वेल्थ थोड़ी सी गिर गई। पब्लिक सेक्टर वेल्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, मतलब गवर्नमेंट की सेहत पे डिमोनेटाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। डिजिटल ट्रांजैक्शन, बेटा डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश में बढ़ गए, पहले बता चुका हूं कि डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश में बढ़ गए, यूपीआई पेमेंट होने लगी, ठीक है ना, आपको पता है आप भी करते हो यूपीआई पेमेंट। रियल एस्टेट, बेटा रियल एस्टेट के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए, ठीक है ना, तो क्योंकि ब्लैक मनी कंट्री से हट गया। टैक्स कलेक्शन, ऑब्वियसली सर टैक्स बढ़ गया, लोगों ने टैक्स जो है, टैक्स नहीं बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, लोगों ने टैक्स भरना शुरू कर दिया, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका डिमोनेटाइजेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, यस एक चीज और, कि बेटा लास्ट में आए हैं तो पीडीएफ जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। देखो इसको क्या करो, कैमरे पे जाओ, स्क्रीनशॉट लो, इसको स्कैन करो, ये आ जाएगा। अगर स्कैन करने में दिक्कत आ रही है तो जस्ट कॉमर्स क्लास 12 तुम जाके टाइप कर देना, लोगो दिख ही जाएगा, मेरी फोटो मिल ही जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना, छोटा सा चैनल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आते हैं सर हम लोग अपने क्लास 12 के टॉपिक सारे हो गए एलपीजी पॉलिसी पे। एलपीजी पॉलिसी पे सर, ये एलपीजी पॉलिसी में किसकी किसकी तस्वीरें आपने लगा रखी है, दिखाता हूं बेटा। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये है हमारे देश में लेट, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इनका नाम है श्री पीवी नरसिम्हा राव साहब, राइट। तो मनमोहन सिंह जी 1991 ले चलता हूं आपको, तो बेटा 1991 में क्या हुआ हमारे देश में, 1991 में हमारे देश में क्या हुआ बेटा, हमारे देश की हालत जो है बहुत खराब हो रखी थी, कहना नहीं चाहिए बट सच्ची है ये, हालत खराब हो रखी थी इकोनॉमी के टर्म्स, हमारे देश में भूखमरी जैसे हालात हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट और कैपिटल अकाउंट बिल्कुल इनबैलेंस हो चुका था, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ती जा रही थी, गोल्ड के रिजर्व्स कम हो चुके थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो चुके थे, डिप्लीट हो चुके थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के पास पैसा था नहीं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कोई खरीद नहीं रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बाहर की कंपनीज इंडिया में आ नहीं रही थी, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट रुक सा गया था, गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गए थे, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, मतलब हर तरफ से मुसीबतों का दौर था बेटा। 1991 के टफ टाइम्स में, ठीक है, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये साहब जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, और पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे 1991 पे। बाद में 2004 से 2014 तक सर जो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है बेटा, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत रिस्पेक्टेबल है, मतलब इन्होंने भी सरकार हमारी संभाली 10 साल तक, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, ठीक है। इन्होंने एलपीजी पॉलिसी, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, तो इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलिए या फिर एलपीजी पॉलिसी बोलिए, निकाली। एलपीजी पॉलिसी में चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही, सबसे पहले टॉपिक क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही आपको अपने घर के आसपास जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आ रही हैं, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी सामान आप बेच सकते हो, कहीं का सामान खरीद सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। एग्जाम्पल एक लाइन में अगर दूं तो टर्निंग द होल वर्ल्ड, नोट कर लो इसको, नोट करो, टर्निंग द होल वर्ल्ड इनटू अ स्मॉल विलेज, आपने पूरे दुनिया को छोटे से गांव में बदल के रख दिया है, ठीक है। आगे देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा, ये रीड करने पे आ जाना, रीड कर लेना। मैंने अगेन देखो तुमको क्या बताया, ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, तो डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अभी सिर्फ आपके लिए कंटेंट है
कि भाई तू पढ़ ले, सीयूटी में आ जाए, तो ये मत कहियो कि हर सर ने पढ़ाया नहीं। बेटा ग्लोबलाइजेशन में सिंपल सी बात बोली गई कि हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी से मर्ज करना है। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज टू फैसिलिटेट फ्रीयर फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, पर्सन एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल, एक दूसरी कंट्रियों से हम आसानी से ट्रेड, कैपिटल यानी कि पैसा, पर्संस यानी कि लोग आ जा सके, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। पूरे ग्लोब की बात हो रही है, राइट। अब इन्होंने बोला कि भैया ग्लोबल इकोनॉमी की बात करो, अपनी कंट्री की इकोनॉमी की बात मत करो, बार बार ग्लोबल इकोनॉमी की बात करो। Till 1991, the government of India had followed a policy of strictly regulating imports and in value of and volume terms. इन्होंने बोला कि 1991 तक क्या हो रहा था, हमारी गवर्नमेंट हर चीज पे कंट्रोल करती थी, कितना ट्रेड होना चाहिए, कितना किस सामान का ट्रेड होना चाहिए। लेकिन 1991 के बाद देखिए एलपीजी पॉलिसी आई, और एलपीजी पॉलिसी ने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि भैया देखो हर चीज की लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो इंपोर्ट क्या होता था बेटा, पहले अगर मुझे ये पेन इंपोर्ट करना है, बाहर से अमेरिका से मंगाना है, तो हर चीज का लाइसेंस होता था। 1991 के बाद क्या हुआ, इंपोर्ट लाइसेंसिंग थोड़ी सी रिलैक्स करी गई, ठीक है, लाइसेंस पे थोड़ा छूट मिली। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, अगर आप इंपोर्ट करते थे तो आपको बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ता था, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, अगर आप एक क्वांटिटी से ज्यादा इंपोर्ट करते थे तो वहां पे भी क्या होता था बेटा, रेस्ट्रिक्शन लगते थे, तो वो सारी चीजें हटाई गई। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ, आप इंपोर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, क्योंकि बेटा एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा देश का जो है मतलब बाहर का पैसा देश में आएगा, अच्छी बात है। और अगर इंपोर्ट करोगे तो भारत का पैसा बाहर जाएगा, खराब बात है थोड़ी। और फॉरेन एक्सचेंज को लेकर रिफॉर्म्स भी किए गए। ये हो गया बेटा आपका ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं लिबरलाइजेशन पे। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा आज की डेट में कि लिबरल का मतलब होता है आजादी, फ्रीडम। आपने अपने ट्रेड को फ्री फ्लाई करने दिया, आपने अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाया, फ्रीडम दी, ताकि लोग यहाँ के ट्रेड कर पाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा पाए, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो लाइसेंसेस पहले थे, जो रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, वो थोड़े कम किए गए। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो बेटा ट्रेड डील साइन हुई है यूएस और इंडिया के बीच में। अभी फिलहाल तो आप देख रहे हो कि बातचीत चल रही है बहुत टाइम से, बट यूके और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील बेहतरीन सी साइन हुई है, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेके, यूपीआई सिस्टम को लेके, नेशनल सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स को लेके, राइट। ये डील साइन हुई है बढ़िया, यूके और इंडिया की। क्या ये लिबरलाइजेशन के अंदर आता है? जी हाँ आता है। तो बेटा लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल। ये वर्ड देखिए, वर्ड देखिए, जो हम लोग बिना मतलब के कंट्रोल करते थे ना ट्रेड को, वो हटाया गया, रोका गया कि भैया चलो ठीक है करो, बट फर्जी के कंट्रोल मत करो, फर्जी की चीजें मत लगाओ। रूल्स को रिलैक्स किया गया, रेगुलेशंस को रिलैक्स किया गया। ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन जो पहले प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को रोकते थे, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि आप इकोनॉमी के ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व हुआ करती थी, राइट। तो क्या क्या किया गया देखो, सबसे पहले जो बिना मतलब के लाइसेंस थे ना, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, वो हटाए गए, एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। अब कोई भी कंपनी खुद डिसाइड कर सकती थी, 1991 के पहले नहीं था ये, 1991 के बाद हुआ, कि वो कितने बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशंस को डिसाइड करने की फ्रीडम दी गई। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, अब आप अपना गुड्स कहीं भी मूव कर सकते हो। अब आप अपने प्राइस को खुद ही फिक्स कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। टैक्स रेट कम किए गए, अननेसेसरी के कंट्रोल हटाए गए, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सिंप्लीफाई किया गया, और बेटा फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना थोड़ा और इजी बनाया गया। तो ये हो गया बेटा आपके लिए लिबरलाइजेशन। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन बहुत इजी है, जब गवर्नमेंट सेक्टर अपनी होल्डिंग्स को कम कर दे, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे। एग्जांपल के तौर पे बेटा हाल फिलहाल में ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने, और एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने नाम सुना होगा, एलआईसी का आता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो वो वाली चीज है। इन्होंने क्या किया बेटा, हाल फिलहाल में अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में ये कंपनियां अपने शेयर्स को दे देती हैं,
पहले 100% शेयर्स गवर्नमेंट के पास थे, अब कुछ परसेंट शेयर्स पब्लिक के पास भी पहुंच चुके हैं, तो प्राइवेट हाथों में पहुंच चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये भी एक चीज है, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो बेटा, जैसे लखनऊ का ये एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बच्चे यूपी के होंगे वो जानते होंगे, इसको सीसीएस एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट है, इसको हम लोग चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको अमौसी एयरपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट, क्योंकि मैं लखनऊ का हूं तो मैंने लखनऊ का एग्जांपल आपको दिया, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट जो है, मुंबई का एयरपोर्ट, कोलकाता का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अब अडानी ग्रुप मैनेज कर रहा है। राइट, गवर्नमेंट ने कहा कि जाओ भैया मैनेज करो, तो ये भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है। बात समझिएगा, अडानी ग्रुप ओनर नहीं है, सिर्फ मैनेज कर रहा है। तो ऐसी चीजें भी गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर को देने लगी है। चलिए एक बार प्राइवेटाइजेशन के ऊपर नजर मार लेते हैं। बेटा, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करो, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करो, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाओ। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम द प्राइवेट टू द पब्लिक सेक्टर कैन बी डन बाय। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि बेटा, ये देखो उल्टा हो गया, फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट होना चाहिए, है ना? फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, थोड़ा उल्टा हो गया, माफ करिएगा, नो सही कर लीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो, आप कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हो, मैनेज करने के लिए दे सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने 3 तरीके दिए। नंबर 1, तरीका नंबर 1, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कुछ एसेट्स बेच दो, सेल ऑफ ऑल या सम ऑफ द एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डन। ठीक है, बेच दो प्राइवेट सेक्टर को, वो भी प्राइवेटाइजेशन है। आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कुछ एसेट्स को लीज पे दे सकते हो। बेटा, लीज का मतलब होता है राइट टू यूज, यूज करने के लिए दे दो, आप वो भी कर सकते हो। और आप मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। एग्जांपल दिया मैंने अभी, अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है एयरपोर्ट को, ओनर नहीं है। तो आप मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो पब्लिक एंटरप्राइजेस के टू द प्राइवेट सेक्टर। तो आप ये सारे काम करोगे तो इसे बेटा प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। मोटी मोटी कहानी ये है कि एलपीजी पॉलिसी इसलिए लाई गई थी ताकि हमारे देश के दरवाजे खोले जाएं बाहर की कंपनीज के लिए। बाहर की कंपनियां आएंगी तो देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, मेक इन इंडिया करेंगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों के पास पैसा होगा, इंडिया ग्रो करेगा। यही मेन मुद्दा था, और इसे ही बेटा हम लोग एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। इतना ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने पढ़ा दिया है। मैं तो कहूंगा इकोनॉमिक्स में भी नहीं पढ़ोगे ना, ये पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। बेटा, डीमोनेटाइजेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और अगर आप देखते हो तो बेटा हमारा जो ये टॉपिक्स का जो पूरा पेज था वो कंप्लीट हो चुका है आज की डेट में। क्या बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसा टॉपिक बचा है जो हम लोगों ने ना पढ़ा हो? बेटा, ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा के, आर के सिंगला उठा के, संदीप गर्ग उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो 4 नंबर के लिए ये 2 घंटे का वन शॉट आपके पास है, आप इसको सेव कर लो, आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, आप इस चैनल को शेयर कर दो। और जानते हो यार कि मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, इको पढ़ा रहा हूँ। एंड मेरे वन शॉट्स की बात ये कि बेटा ये कंप्लीट वन शॉट्स हैं, है ना? तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको, आपके लिए रिलेवेंट ना हो, या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि भैया वेस्ट वाली चीजें पढ़ा रहा हूँ। ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो काम की है, इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इतनी मोहब्बत से आ रहे हो, सेशंस पढ़ रहे हो, चैनल को शेयर भी कर रहे होगे, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। ठीक है ना? धोखा मत देना भाई पीछे से। बेटा बस इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो, चैनल पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी ऐप है, या मेरा ये है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है, 400 रुपए यहाँ दे दो, 900 रुपए, कुछ नहीं कहूंगा ऐसा। सिंपल कहूंगा कि बेटा चैनल फ्री में चल रहा है, टेलीग्राम चैनल फ्री में चल रहा है, कोई टेंशन मत लेना, जब तक खड़ा हूं पढ़ाता रहूंगा। बस आपसे इतना चाहिए कि आपका थोड़ा सा आपका प्यार मुझे भी दिखे। ठीक है, करते हो पता है, थोड़ा सा शो भी करो, चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लो यार, है ना? यूट्यूबर के लिए यूट्यूब पे जो कंटेंट डालते हैं, आपको पता है यार कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्सक्राइबर्स बढ़ना। तो एक एक करके ही भैया घड़ा भरेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो अच्छा है मेरे लिए भी, है ना? तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी कंटेंट आता रहेगा, क्लासेस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। और ये बात मत भूलना कि व्हाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर। जय हिंद।